हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं आपका सी ए फाइनल आईडीटी का जो भी क्वेश्चन बैंक, हमारा क्वेश्चन बैंक। पिछले बार हम क्या किए थे, इंस्टीट्यूट का जो भी क्वेश्चन आंसर सब कुछ सॉल्व किए थे, बट इस बार हम क्या करेंगे, पूरा हमारा जो क्वेश्चन बैंक को हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये मेनली हम जब स्टूडेंट को देते हैं ना, इसका फी अगर देखेंगे, वैल्यू अगर देखेंगे, ये 1000, बट हम आपको फ्री में दे रहे हैं क्योंकि ये जो नवंबर 2023 ये है लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद नया सिलेबस आ जाएगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट है उनका क्या गलती है, उनको पास करना है प्लस एग्जामेशन के साथ। तो इसलिए हम इसको फ्री में दे रहे हैं, एंड फ्री में तो देते हैं, प्लस हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन है ना, 900 क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले बार हम 14 आवर में पूरा आपका आईसीआई का मटेरियल सॉल्व कर दिए थे, इस बार भी हम ट्राई करेंगे कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे कम से कम टाइम में। तो चलो शुरू कर देते हैं। ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्वेश्चन बैंक, इसमें आपका जीएसटी, कस्टम एंड एफटीपी सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड ये अमेंडेड पूरा नवंबर एंड दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए। इसमें अप्रोक्स अगर देखेंगे 900 क्वेश्चन मिलेगा, एंड ये पेजेस रहता है 883 पेजेस का है, ठीक है। एंड इसमें सब क्वेश्चन वो इनडायरेक्ट टैक्स बुक्स जो हमारा है उसी हिसाब से ये अरेंज है क्वेश्चन, ठीक है। इसको अगर कोई भी कॉपी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन बुक है उसी हिसाब से जो भी टॉपिक है, जैसे हम टॉपिक अरेंज किए हैं हमारा जो बुक में, उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आपका अरेंज हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट इसको देखकर बोलेंगे कि सर कुछ क्वेश्चन कॉमन है, कॉमन बहुत कम है, फिर भी कुछ नया नया पॉइंट है, तो उसको कवर करने के लिए एक साथ हम सब कुछ डाल दिए हैं। जैसे अगर देखें सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 में जो भी सब कुछ क्वेश्चन है, उसको एक ही जगह हम सब कुछ अरेंज कर दिए हैं। तो उससे स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड खास करके जो स्टूडेंट हमारा बुक्स फॉलो कर रहे हैं, रिवीजन वीडियो जो भी फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सॉल्व करने के लिए। आराम से सॉल्व हो जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अरेंज किए हैं। और एक बात अगर देखें, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है ना, वो सब कुछ हाईलाइटेड है, ठीक है। बोल्ड में है, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बोल्ड में अरेंज है, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन सब कुछ है ना बैंक में, तो वो सब कुछ पॉइंट वाइज अरेंज है। तो पॉइंट वाइज जैसे एग्जाम में लिखते हैं ना, उसी पॉइंट वाइज सब कुछ अरेंज है, जिससे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मजा आएगा, एंड अच्छे से वो कवर करके एग्जामिनेशन के लिए जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सब कुछ लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, एग्जाम्पल्स, इलुस्ट्रेशन, क्वेश्चन सब कुछ कवर है, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, एंड आरटीपी एमटीपी जितना भी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सब कुछ कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी अमेंडमेंट बेस्ड या पोस्ट अमेंडमेंट जो भी पास्ट में हुआ है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन में डाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आया है फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको भी हम कवर किए, जिससे कॉन्सेप्चुअली आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ डाला है, तो जिससे 900 क्वेश्चन आ गया है। तो चलो शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम सप्लाई चैप्टर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सप्लाई चैप्टर का रिवीजन खत्म किए हैं। और एक बात है, बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट है कि अभी एग्जाम पास है, तो इसलिए स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कब तक इसको कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का आपका अमेंडमेंट एंड क्वेश्चन आंसर का सीरीज, एंड तीसरा है रिवीजन। तो मैं अप्रोक्स में टाइम बोल रहा हूँ कि 25 डेज के अंदर हम पूरा ट्राई करेंगे खत्म करने के लिए, ठीक है। सब कुछ 25 डेज के अंदर ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। आगे पीछे हो सकता है, तो उसको तो हम अभी कंसिडर नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम ट्राई करेंगे 25 डेज के अंदर कंप्लीट करने के लिए, जिससे आपको आराम से 2.5 महीना मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है, इसको रिवीजन करने के लिए। एंड मेरे साथ तो आप रिवीजन करेंगे, फिर भी आपको तो रिवीजन करना पड़ेगा, तो ट्राई करेंगे 25 डेज के अंदर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चलो सप्लाई चैप्टर को जाएंगे। तो अगर देखें सप्लाई चैप्टर में हम आज 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर में आपका क्वेश्चन भर भर के है, ठीक है, जिससे आपका पूरा जो भी डाउट है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसको ही आप रेफर करिए, अलग से कुछ रेफर नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो भी स्टूडेंट है ना, यही रेफर करके जाते हैं। एग्जामिशन आपको पता होगा, एग्जामिशन कैसे हमारा स्टूडेंट का आता है, 70+ मैक्सिमम स्टूडेंट का आता है, 80+ भी आता है स्टूडेंट का, जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है 80+ आ जाता है, हम जैसे बोलते हैं क्लासेस में। तो इसीलिए आप भी इसको कवर कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए इसको, जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस करिए, तो आपका कंपलसरी एग्जामिशन तो आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिशन आ जाएगा अगर भी हमारा स्टूडेंट आप नहीं है। पिछले बार यूट्यूब वीडियो देखकर बहुत सारा स्टूडेंट का एग्जामिशन आया है, बहुत सारा मैसेज आया था, तो वो मोटिवेट लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा जो भी क्लासेस देखकर स्टूडेंट का एग्जामिशन आता है, जिससे उनको हेल्प होता है पास करने के लिए ग्रुप 2, ठीक है। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। एंड ये जो हम जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में कैसे आप सॉल्व करोगे उसी हिसाब से सॉल्व करना हम सिखाएंगे।
सब टीचर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम सिखा देंगे, बट एक्चुअली कैसे एग्जाम में आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना कैसे पड़ेगा, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आ जाइए चैप्टर नंबर 2 जो कि है सप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, विक्रमादित्य एक सैलराइज एम्प्लॉय है एंड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। वो चाहता है प्लानिंग इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक में। ही हैज ओपन एक ट्रेडिंग अकाउंट विथ वैद्या ब्रोकर्स। वैद्या ब्रोकर के पास वो एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है जो भी डिमैट अकाउंट बोलते हैं। ड्यूरिंग द मंथ वो विक्रमादित्य अंडर टू के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो उस मंथ में वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक, जो कि जिसको बोलते हैं क्या, विदाउट ए फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन। तो उसमें फिजिकल डिलीवरी होता नहीं है, बट आर कैश सेटल्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेट। तो वहाँ पे कैश सेटल हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट डेट होगा। एसएफएम में आप लोग पढ़े होंगे। एंड अमाउंटिंग कितना है, 35 लाख। हमको जल्दी कंप्लीट करना है, अमाउंट है 35 लाख है, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य नीड्स योर एडवाइस वेदर सच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय हिम अमाउंट टू सप्लाई एंड आर लाइबल टू जीएसटी। तो यहाँ पे विक्रमादित्य आपका एडवाइस चाहता है कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या अगर सप्लाई बोलेंगे तो लाइबल होगा या नहीं होगा जीएसटी में। तो जब ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको ये बार बोल देता हूँ कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा कंपलसरी। तो आपको यहाँ पे जब आंसर शुरू करने से पहले आपको हेडिंग में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसमें आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ क्वेश्चन बैंक में। बट आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, जैसे हम क्लास में सिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार हेडिंग लिख लेना है। तो ये किसके रिलेटेड पूछा है, मेनली ये पूछा है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी या स्टॉक, ऐसे आपको जो भी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड मेन जो पॉइंट है इसको लिख लेना है, जिससे लिखने से जो भी एग्जामिनर जो आपका आंसर शीट देखेगा तो उसको भी आइडिया आ जाएगा कि हाँ सच में स्टूडेंट को आता है। एंड उसका जो भी बोलते हैं ना इंप्रेशन, वो बूस्ट होता है, बढ़ जाता है ऐसे देखकर, ठीक है। आंसर तो ठीक है ये लिखा है, बट इसको अगर आप लिख लेंगे तो उसको मालूम चल जाएगा कि ये जो स्टूडेंट को आता है ये क्या पूछा है। तो कोई भी अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हेडिंग में लिख लेना है जिसके रिलेटेड वो पूछा है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे पूछा है कि ये मेनली ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है एंड एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो हम पढ़ के आए थे गुड्स एंड सर्विसेज में आपका ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कैश नहीं आता है, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे, आइदर गुड्स एंड सिक्योरिटीज में नहीं आता है, ठीक है। क्या नहीं आता है, सप्लाई के लिए गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, पहला पॉइंट में ये बोला है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में सिक्योरिटीज नहीं आता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज में सिक्योरिटीज नहीं आता है। उसके बाद डेरिवेटिव किस में आ जाता है, ये सिक्योरिटीज में आ जाता है, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज में। तो इसलिए उसको गुड्स नहीं बोलेंगे कि सर्विसेज नहीं बोलेंगे, तो इसलिए जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। समझ आ गया, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेनली आपका एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल डेरिवेटिव वही होता है क्योंकि वो एक सिक्योरिटीज का डेफिनेशन में आ जाएगा। तो जहाँ पे अंडरलाइन स्टॉक एंड सेटलमेंट हैपन नॉर्मली कहाँ पे होता है, नेट सेटलमेंट हो जाता है, विथ नो एक्चुअल डिलीवरी वहाँ पे नहीं होता है। फाइनल सेटलमेंट के दिन वहाँ पे आपका कैश में सेटलमेंट हो जाता है, बट यहाँ पे कोई भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता है, तो इसलिए ये आ जाता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस में आ जाएगा, नेचर ऑफ डेरिवेटिव है एंड वो सिक्योरिटीज में आएगा, तो इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद एबव डिस्कशन से क्या पता चलता है कि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय विक्रमादित्य इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक नेचर ऑफ डेरिवेटिव है जो कि विक्रमादित्य किए हैं, तो इसलिए ये सिक्योरिटीज में आ जाएगा एंड उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे एंड जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, तो यहाँ पे पता चलता है कि मेनली सप्लाई होने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, एंड गुड्स एंड सर्विसेज तो हो जाता है बट सिक्योरिटीज नहीं आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज में। उसका डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में आ जाता है, तो इसलिए डेरिवेटिव के ऊपर नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद डेफिनेशन बोला है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है जहाँ पे जो नेट सेटलमेंट होता है, नो एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव आपका सिक्योरिटीज में आ जाएगा, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका सप्लाई में नहीं आएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे विक्रमादित्य जीएसटी नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा है, बट आपको हेडिंग में लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। रॉब शेयर होल्डिंग लिमिटेड अनअप्रूव्ड इंटरमीडियरी है, हैज एंटर इनटू ए ट्रांजैक्शन, वो एंटर करता है एक ट्रांजैक्शन में, वेयर इन सर्टेन सिक्योरिटीज वे आर लेंड टू धनधन बैंक अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि वो एंटर करता है एक ट्रांजैक्शन जहाँ पे वो क्या करता है, वो सिक्योरिटीज कुछ देते हैं धनधन बैंक को, एंड वो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में वो देता है। उसके बाद धनधन बैंक क्या करता है, वो पे करता है स्पेसिफाइड लेंडिंग फी, पेमेंट करता है अगेंस्ट द लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो वो लैंड किया है तो इसलिए वो फी दे रहा है बैंक यहाँ पे, किसको दे रहा है, रॉब शेयर होल्डिंग लिमिटेड को, ठीक है।
उसके बाद एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि ये जो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, इन द सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में जो भी है, तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मेनली ये जो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या बोलता है कि यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे एस बोलेंगे, ठीक है, SLS बोलेंगे। तो SLS ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज को हम नाइदर गुड्स नहीं बोलते हैं कि एंड सर्विसेज नहीं बोलते हैं, तो इसलिए वो सप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज नॉट ए सप्लाई, हेंस नॉट टैक्सेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे SLS जो भी है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम है, उसको ट्रीट करेंगे लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज आज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, देयरफॉर इट्स नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे वो मेनली ट्रीट कर रहे हैं कि डज नॉट ट्रीट करेंगे कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो वो इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं होगा डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, मीन्स यहाँ पे सर्विसेज में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ये क्या करता है, ये मेनली लेंडिंग फी लेता है, एक्चुअली वो सिक्योरिटीज नहीं सेल करता है, ये मेनली सिक्योरिटीज के रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, मीन्स आंसिलियरी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ये जो आपका ये जो होल्डिंग शेयर होल्डिंग, ठीक है, रॉब शेयर होल्डिंग, ये मेनली लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का आंसिलियरी सर्विसेज देता है, ठीक है, आंसिलियरी सर्विसेज देता है, तो इसलिए वो सिक्योरिटीज सर्विसेज में नहीं आएगा। वो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स हम पढ़े थे सिक्योरिटी सेल मीन्स ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कैश, वो गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आएगा, बट एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी सिक्योरिटीज तो वो सर्विसेज उसको मानेंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये मैंने लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बोला है, मीन्स यहाँ पे लेंडिंग फी के अगेंस्ट में वो लेंडिंग करता है सिक्योरिटीज, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वो सर्विसेज में आ जाएगा, ठीक है, सर्विसेज में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लेंडिंग फी चार्ज बाय द बोरोवर of securities has character of consideration and taxable under GST. Apart from the above, activities of the intermediaries facilitating lending and borrowing of securities for commission और फी के लिए अगर वो lending of securities करता है तो वहाँ पे वो taxable हो जाएगा। बट यहाँ पे हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज या लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे जो भी आंसर शीट आपका देखेगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसके रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा है। एंड वो अगर आपका आंसर भी गलत हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, तो भी आपको मार्क वो स्टार्टिंग से हेडिंग देकर वो मार्क दे देगा, ठीक है। हम स्टूडेंट को ऐसे ही बोलते हैं क्लासेस में, तो इसलिए अच्छे से प्रेजेंटेशन हो पाता है एंड उनको अच्छे से मार्क सिक्योर कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं, स्पीड बढ़ाएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, स्पीड बढ़ाएंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो सुदामा एसोसिएट्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है एंड वो डिस्पोज कर रहा है कंप्यूटर ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, वो डिस्पोज कर रहा है मीन सेल कर रहा है, एंड इट इज नॉट क्लेम्ड ITC ऑन सच कंप्यूटर। एग्जामिन वेदर द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा एसोसिएट्स क्वालिफाई एज डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल नंबर 1। तो शेड्यूल नंबर 1 में हम देखे थे, तो वहाँ पे सप्लाई होने के लिए परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए एंड वहाँ पे ITC अवेल होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्पोजल या ट्रांसफर हो रहा है परमानेंटली, बट यहाँ पे आपका शेड्यूल 1 के हिसाब से वहाँ पे क्या नहीं हुआ है, ITC क्लेम होना चाहिए, बट यहाँ पे नॉट क्लेम, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है, वही बोला है। आज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के हिसाब से हमको रेड विथ शेड्यूल 1 करना पड़ेगा, जहाँ पे परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, तो उसको सप्लाई बोलेंगे इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, बट वहाँ पे ITC अवेल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ITC अवेल नहीं हुआ है, तो इसलिए उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बी पार्ट में दिया है, पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंट चंपक टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट, अपॉइंट किया है वहाँ पे सर्टेन गुड्स प्रोक्योर करने के लिए। चंपक आइडेंटिफाई करता है वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स आज डिजायर्ड बाय द पृथ्वी एंटरप्राइजेस एंड आस्क ए सप्लायर सत्या manufacturer to send the goods and issue the invoice directly to Prithvi Enterprises. You are required to determine whether Champak can be considered as an agent of Prithvi Enterprises. आज पर शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 के हिसाब से अगर कोई भी एजेंट या प्रिंसिपल, अगर एजेंट के बिहाफ में प्रिंसिपल कुछ रिसीव करता है, मेनली एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में रिसीव करता है, बट एजेंट अगर कुछ प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा या प्रिंसिपल अगर कुछ एजेंट को सप्लाई करता है तो वहाँ पे होता है। बट यहाँ पे शेड्यूल 1 पारा 3 में कवर होने के लिए कंडीशन क्या था, अगर एजेंट वो अगर फर्दर सप्लाई करता है तो वहाँ पे इन्वॉइस में उसका नाम होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट है कि अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर कुछ रिसीव करेगा गुड्स, तो वहाँ पे उस इन्वॉइस में जो भी एजेंट का नाम होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर देखें, ये जो भी इशू होता है डायरेक्टली किसको, जो प्रिंसिपल पृथ्वी एंटरप्राइजेस को, तो यहाँ पे एजेंट ओनली काम करता है आज प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रोक्योरमेंट एजेंट आज काम करता है, कोई भी यहाँ पे इन्वॉइस उसके नाम में सप्लाई नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो देख लेते हैं आंसर, ठीक है, आंसर देख लेते हैं। तो वही दिया है आज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के हिसाब से शेड्यूल 1 रीड विद सप्लाई गुड्स बाय एन एजेंट टू द प्रिंसिपल या एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव एनी गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल क्वालिफाई हो जाएगा सप्लाई, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी सप्लाई हो जाएगा। बट एक सर्कुलर आया था तो वहाँ पे बोला था
प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल होगा आज पर शेड्यूल 1 वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल आर इनवॉइस इन द नेम ऑफ द एजेंट, या अगर फर्दर सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन, तो वहाँ पे शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। वही बोला है, फर्दर प्रोविजन भी दिया है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा फर्दर सप्लाई के लिए। उसका नाम होना चाहिए इनवॉइस में, ठीक है। एक ही कंडीशन यहाँ पे दिया है, दो कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद इन द गिवन केस चंपक वो ओनली एक्ट कर रहा है एज ए प्रोक्योरमेंट एजेंट, तो इसलिए हैज नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसीव ऑफ द गुड्स, तो यहाँ पे वो कोई भी सप्लाई एंड रिसीव उसका नाम में नहीं हुआ है, ओनली वो प्रोक्योरमेंट एजेंट काम किया है। एंड द इनवॉइस इज बीइंग इशूड इन द नेम ऑफ द पृथ्वी एंटरप्राइजेस, नॉट चंपक एजेंट के नाम में नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एजेंट नहीं बोलेंगे उसको, आज पर शेड्यूल 1 के हिसाब से उसको एजेंट नहीं बोलेंगे, तो वो सप्लाई नहीं बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज आज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। उसके बाद इट स्टोर कर रहा है फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट आट ए डिपोट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो यहाँ पे वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा फिनिश गुड्स कहाँ पे, गुजरात डिपोट में होगा, तो वो स्टोर करेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। उसके बाद डिपोट इज ओन्ड बाय द पुण्यभूमि लिमिटेड, एक रिलेटेड पर्सन ऑफ मुक्सेभूमि इंडस्ट्री, तो यहाँ पे वो जो डिपोट है गुजरात में, तो उसको ओन कौन करता है, पुण्यभूमि लिमिटेड, जो कि रिलेटेड पर्सन ऑफ द मुक्सेभूमि लिमिटेड का, ठीक है। उसके बाद पुण्यभूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मुक्सेभूमि इंडस्ट्री फॉर यूसेज ऑफ द डिपोट फॉर स्टोरेज पर्पज, तो यहाँ पे वो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, ये जो पुण्यभूमि लिमिटेड कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन मीन शेड्यूल 1 को देखना पड़ेगा, तो शेड्यूल 1 में यहाँ पे अगर कोई भी रिलेटेड पर्सन डिस्टिंग पर्सन के बिटवीन जो भी ट्रांजैक्शन होगा विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बोलेंगे, बट वो बिजनेस पर्पज होना चाहिए, तो यहाँ पे तो बिजनेस पर्पज है क्योंकि स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है, प्लस यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं चार्ज हुआ है एंड रिलेटेड पर्सन, तो यहाँ पे उसको सप्लाई बोलेंगे। वेदर दी स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाई पुण्यभूमि लिमिटेड तो मुक्सेभूमि इंडस्ट्रीज क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी, तो वो क्वालिफाई होगा क्या, ऑब्वियसली होगा। तो शेड्यूल 1 आज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, देखो कैसे लिखा हुआ है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। रीड विथ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ furtherance of business qualify as supply, and storage provided by Punyavim Limited to Muxebumi Industries in the course or furtherance of business qualify हो जाएगा supply under GST even though no consideration has been charged for the same, कंसिडरेशन नहीं चार्ज होगा तो भी यहाँ पर सप्लाई बोलेंगे। और एक बात है, यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आता है छोटा छोटा केस स्टडी या बड़ा केस स्टडी आता है, तो वो जो केस स्टडी का जो भी दिया है फैक्ट उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले तो हेडिंग लिखना पड़ेगा कि हाँ ये दिया है आपका ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंग पर्सन, आपको लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन between related और डिस्टिंग पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, ये लिख लेना है। विदाउट कंसिडरेशन ये बड़ा हो रहा है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंग पर्सन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग लिख लेना है। उसके साथ अगर प्रोविजन चाहते हैं तो प्रोविजन भी लिख सकते हैं, अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी लिख लेना है एंड रीड विथ शेड्यूल 1, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, अगर टाइम होगा तो लिख लेना है, बट यहाँ पे कोई भी अगर केस स्टडी आएगा तो वहाँ पे आपको फैक्ट लिख लेना है, फैक्ट लिखने से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, टाइम बच जाएगा एंड ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, ठीक है, प्रेजेंटेटिव लगेगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं प्रेजेंटेटिव लगेगा। तो यहाँ पे फैक्ट कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिख लेना है कि यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, फैक्ट ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे मोक्ष भूमि कहाँ पे है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है, ठीक है। मोक्ष भूमि MB शॉर्ट में लिख रहे हैं, इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये एक पॉइंट लिख लेना है शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना है, ये एक पॉइंट लिख लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिख लेना है यहाँ पे स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर कहाँ पे कर रहा है, स्टोर कर रहा है फिनिश गुड्स कहाँ पे, इन डिपोट गुजरात, ठीक है, गुजरात में वो उसको स्टोर कर रहा है, ठीक है। एंड डिपोट किसका है, वो डिपोट है कहाँ पे, डिपोट है ओन कर रहा है पुण्यभूमि लिमिटेड, ठीक है, डिपोट ओन कर रहा है पुण्यभूमि लिमिटेड, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद ये दोनों रिलेटेड पर्सन, ठीक है, बोथ आर रिलेटेड, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। रिलेटेड पर्सन उसके बाद पूरा क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद पुण्यभूमि डज नॉट चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे पुण्यभूमि PB डज नॉट चार्ज एनी कॉन्सिडरेशन, ठीक है, कॉन्सिडरेशन कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वेदर यहाँ पे
जो भी स्टोरेज ऑफ गुड्स क्वालिफाई एज सप्लाई, तो उसके बाद आपको जो बोल रहे हैं ना इशू, तो वो हो जाएगा स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स क्वालिफाई आज सप्लाई, एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क कर लेना है, ठीक है। जिससे देखो बोलते हैं आपको आंसर देने के लिए एग्जाम में फैक्ट एंड इशू लिखने के लिए, ठीक है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं लिखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लिखता है उसका टाइम चला जाता है। टीचर लोग भी बोलते हैं फैक्ट एंड इशू लिखने के लिए, बट आपको फैक्ट एंड इशू ऐसे लिखना पड़ेगा कि जैसे आपका दो दो बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, दो दो बेनिफिट हो जाएगा। कैसे दो दो बेनिफिट होगा? एक फैक्ट फैक्ट आपका ये आ जाएगा, इतना तक फैक्ट आ जाएगा, ठीक है, इतना तक फैक्ट आ जाएगा। एंड दूसरा आपका यहाँ पे इशू आ जाएगा कि स्टोरेज ऑफ गुड्स जो भी वो क्वालिफाई होगा क्या सप्लाई के लिए, तो ये इशू हो गया, 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको नॉर्मली जैसे आपको प्रोविजन लिखना है, वो प्रोविजन जो भी आपको याद रहता है वो लिखना है प्रोविजन, उसके बाद फाइनल लिख लेना है, वही एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन वो पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। बट इसको लिखने से आपका टाइम बच जाएगा। कैसे टाइम बच जाएगा? आपको ये एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए, दोबारा आपको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। जैसे मुख्य भूमि मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, बट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मुख्य भूमि इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन महाराष्ट्र, तो आपको तो दोबारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तो फिनिश गुड्स कहाँ पे? डिपोट गुजरात में। उसके बाद डिपोट जो भी ओन कौन करता है? पुण्यभूमि लिमिटेड। उसके बाद बोथ आर रिलेटेड पर्सन। उसके बाद पुण्यभूमि डज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन स्टोरेज ऑफ गुड्स क्वालिफाई सप्लाई। तो आपको क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन ठीक है, बट जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन 2 पेज का क्वेश्चन, तो आपको पेज दोबारा ऐसे टर्न करना पड़ेगा, तो वहाँ पे गलती हो जाता है एंड स्टूडेंट बार बार पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे टाइम सब चला जाता है स्टूडेंट का। तो इसलिए आपको फैक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा जिससे कोई भी अगर आपका देखेगा आंसर शीट, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा आपका आंसर शीट को देखकर। तो इसलिए हम क्लास में यही सिखाते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आपको पहले फैक्ट हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ते हैं दोबारा। वही फैक्ट फैक्ट में हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे कि एनालिसिस कुछ नहीं करेंगे फैक्ट में। फैक्ट वही जो भी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे आप समराइज करते हैं, आपको पता होगा समराइज तो पता है, समराइज नोट्स, तो वही समरी उसका लिख लेना है एंड फाइनल जो भी यहाँ पे लिख लेना है, वेदर वो सप्लाई होगा या नहीं होगा, आईटीसी कितना मिलेगा, या यहाँ पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, या एग्जामेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो भी है यहाँ पे लिख लेना है। तो जिससे आपको क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा एंड ये आपका फैक्ट एंड इशू हो जाएगा, ठीक है। दो दो आपका बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो फैक्ट एंड इशू एग्जामिनेशन के लिए आपको पूरा मार्क मिलेगा, यहाँ पे पूरा मार्क मिल जाता है। हमारे स्टूडेंट जो ना 80+ रखते हैं, वो सब अटेंड करके पूरा अटेंड करके नहीं आ पाते हैं कोई कोई स्टूडेंट, तो फिर भी उनका 70+ 80+ हो जाता है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए हमारा जो भी एग्जामिनेशन, मेरा टैक्स पेपर ऑलवेज 80+ था, ठीक है, ऑलवेज 80+ था, क्योंकि टैक्स में कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो अच्छे से पता है। हम स्टूडेंट जब थे वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन अच्छे से करते थे, ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन के काम जब आता है हम प्रेजेंटेशन करते हैं हमारा फार्म में, प्लस स्टूडेंट को भी बहुत सिखाता हूँ क्लास में, तो आपको भी सिखाता हूँ, क्योंकि आप मेरा स्टूडेंट जैसा है, फैमिली जैसे हैं, तो इसलिए आपको भी सिखा रहा हूँ, जिससे आपका एग्जामिनेशन कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी एग्जामिनेशन। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामेशन मिल जाएगा कंपलसरी, ठीक है। तो इसलिए आपको फैक्ट कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप लिख लेने थे। एक तो आपका हेडिंग रहेगा, ठीक है, एक तो आपका हेडिंग रहेगा यहाँ पे अंडरलाइन होके, उसके बाद फैक्ट लिख लेना है, उसके बाद आपका जो भी प्रोविजन आता है वही लिखोगे, उसके बाद आपका कंक्लूजन एंड एक्सप्लेनेशन एक में हो जाएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं आपका प्रोविजन, दूसरा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, उसका कंक्लूजन। बट अगर आप देखोगे आपका यहाँ पे टाइम बचेगा। ये कितना टाइम लगता है? अगर यहाँ पेन पेपर में हम लिखेंगे बहुत कम टाइम में हो जाएगा आपका, तो ये 1 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है, तो जिससे आपका फैक्ट हो जाएगा, प्लस आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में देखोगे ना तो माथा चक्कर खाता है। तो इसलिए अगर एक बार लिख लेते हैं ना तो दोबारा आपको, आप अगर मेरा बात सही नहीं लगता है, जब आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि हाँ, जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका फैक्ट पहले लिख लीजिए, तो आपका वो क्वेश्चन पूरा अच्छे से आंसर समझ आ जाएगा एंड अच्छे से समझ आ जाएगा क्या क्या वहाँ पे पूछा है, ठीक है। टाइम चला गया, फिर भी प्रेजेंटेशन कंपलसरी है स्टूडेंट को फुल मार्क लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। हेडिंग पहला है, दूसरा है खास करके ये जो केस स्टडी में, ठीक है। अगर प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप ये जो फैक्ट मत लिखिए, फैक्ट ओनली अगर आपका केस स्टडी बेस्ड, जैसे लॉ ऑडिट, उसमें अडप्ट कर सकते हो, ठीक है, अडोप्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। मिस्टर राजेश सुराना हाज ए प्रोप्राइटरशिप फार्म, कहाँ पे है? इन द नेम ऑफ सुराना एंड सॉन्स इन जयपुर है, ठीक है। उसके बाद द फार्म रजिस्टर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में रजिस्टर है। उसके बाद मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल प्रोडक्ट, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है टैक्सेबल प्रोडक्ट। द फार्म ऑल्सो प्रोवाइड टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, फार्म प्रोवाइड कर रहा है। मिस्टर राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर, मिस्टर ऑक्सिलेस को वो प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज। अखिलेश सुराना जो कि लोकेटेड इन यूएसए में है विदाउट कंसिडरेशन, मीन्स यहाँ पे आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आ जाता है आपका विदाउट कंसिडरेशन में, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिलेश आर सिमिलर टू द वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय राजेश सुराना, तो यहाँ पे अखिलेश जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो सिमिलर टू राजेश सुराना का प्रोडक्ट के साथ।
मिस्टर सुराना वो चार्जेस कर रहा है 3 लाख फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर लोकेटेड इन यूएसए। तो यहाँ पे जो भी मिस्टर राजेश सुराना वो जो भी चार्जेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्जेस कर रहे हैं 3 लाख पर सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए अदर कस्टमर को। ठीक है, मीन्स यहाँ ओपन मार्केट वैल्यू दे दिया है। ठीक है, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी इफ एनी इन द गिवन केस अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी है 9%, 9%, 18% रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मेनली शेड्यूल नंबर 1 के बारे में दिया है और एक है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के बारे में दिया है। तो पहले सो यहाँ पे अखिलेश सुराना वो कहाँ पे है, लोकेटेड इन यूएसए है एंड यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो आपको तो हेडिंग पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देना है कि हाँ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव विदाउट कंसिडरेशन लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे एज पर सेक्शन नंबर 7, क्योंकि सप्लाई के लिए 3 कंडीशन है, एक्टिविटी, बिजनेस पर्पज एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो कंसिडरेशन नहीं है तो क्या हुआ, हम शेड्यूल 1 को चले जाएंगे। तो वहाँ पे सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। बट पारा 2 ऑफ द शेड्यूल 1 बोला है कि यहाँ पे सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे। बट वो इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन भी होगा चलेगा। बट यहाँ पे ब्रदर हु इज नॉट डिपेंडेंट, तो यहाँ ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ पे आपका पारा 2 के बारे में बोला है। ठीक है, इंपोर्ट नहीं हुआ है, पारा 2 के बारे में दिया है कि पारा 2 में भी है, अगर रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे बिजनेस पर्पज होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन भी चलेगा। ठीक है, तो वो इंपोर्ट वाला पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, ओनली आपका ये जो पारा 2 जो कि होता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे आपका रिलेटेड पर्सन में नहीं आएंगे ब्रदर, क्योंकि आपका रिलेटेड पर्सन के लिए फैमिली होना चाहिए। तो फैमिली में आपका आ जाएगा जो भी ब्रदर सिस्टर एंड आपका चिल्ड्रन आ जाएंगे। ठीक है, चिल्ड्रन वो डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर एंड आपका पेरेंट्स वो भी डिपेंडेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे वो डिपेंडेंट नहीं है तो इसलिए वहाँ पे रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे। ठीक है, रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बाय इंडिपेंडेंट ब्रॉडर विदाउट कंसिडरेशन, तो वहाँ पे शेड्यूल 1 में कवर नहीं होंगे पैरा 1 का, तो वो सप्लाई नहीं बनेगा एंड टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दिया है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 7 रिड्यूस शेड्यूल 1 के हिसाब से वो सप्लाई होगा क्या। तो पहला है सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली। तो वहाँ पे सुलेखा मैन्युफैक्चरर का एक फैक्ट्री है दिल्ली में है एंड डिपोट मुंबई में है। बोथ एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर इन रेस्पेक्टिव स्टेट, मीन्स दोनों ही रजिस्टर है रेस्पेक्टिव, एक दिल्ली में है एक मुंबई में रजिस्ट्रेशन लिए हैं। एंड फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री दिल्ली टू दी मुंबई विदाउट कंसिडरेशन, मीन्स यहाँ पे जो भी सप्लाई हो रहा है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन तो वही पारा 2 ऑफ द शेड्यूल 1 में आ जाएगा। बट यहाँ पे उससे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो सप्लाई कर रहा है दिल्ली डिपोट टू, फैक्ट्री दिल्ली में है एंड डिपोट मुंबई में है, तो यहाँ पे वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मानेंगे। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर डेट में पहले ट्रांसफर हो जाता है टाइटल, बट फ्यूचर डेट में अगर गुड्स ट्रांसफर होगा तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है पारा 2 में, क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन दोनों ही हैं, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन में आ जाते हैं एंड विदाउट कंसिडरेशन है। एंड यहाँ पे बिजनेस पर्पज के लिए है क्योंकि वो फिनिश गुड्स वहाँ पे सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई उसको बोलेंगे। ठीक है, सप्लाई बोलेंगे। तो वही दिया है टाइटल एज वेल एज पोजीशन चाहिए आपको गुड्स के लिए, क्योंकि गुड्स के लिए टाइटल एज वेल एज पोजीशन जाना चाहिए गुड्स के लिए। बट अगर आपका टाइटल अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, राइट अगर ओनली ट्रांसफर होता है। इन सम केसेस पोजीशन भी में ट्रांसफर हो सकता है इमीडिएटली, बट टाइटल ट्रांसफर होता है फ्यूचर डेट में, लाइक इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या हायर परचेज एग्रीमेंट में। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, बट यहाँ पे पूछा है कि सप्लाई होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली सप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, सप्लाई होगा, सप्लाई होगा यहाँ पे, समझ आ गया, सप्लाई होगा आज पर शेड्यूल 1। उसके बाद है यहाँ पे रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। तो रमन आर्किटेक्ट है, चेन्नई में है एंड उसका ब्रदर हु इज सेटल इन लंदन इज ए वेल नोन लॉयर है। ठीक है, तो उसका ब्रदर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो सेटल है लंदन में है। रमन टेक्स लीगल एडवाइस मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस लेता है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट, तो फैमिली डिस्प्यूट के लिए लेता है। तो हम देखे थे शेड्यूल 1 का पारा 3 में, पारा 4 में देखते हैं, अगर कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा फ्रॉम रिलेटेड पर्सन एंड वहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस पर्पज होना चाहिए। तो यहाँ पे दो दो यहाँ पे डिफेक्ट है। एक तो ये जो वेल लोन लॉयर है उसका जो भी ब्रदर, तो यहाँ पे तो वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। एंड दूसरा है यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है वुड योर आंसर भी डिफरेंट इफ एबव केस रमन हैज टेकन द एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। अगर वो बिजनेस यूनिट के लिए लेता है तो बिजनेस यूनिट के लिए लेता है, ठीक है, ये एक जो भी डिफेक्ट वो सॉल्व कर देता है। बट दूसरा जो भी डिफेक्ट यहाँ पे ब्रदर जो भी इंडिपेंडेंट है तो वो डिफेक्ट वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, समझ आ गया। तो वही बोला है यहाँ पे, उसी को पूरा घुमा घुमा के लिखा है। शेड्यूल 1 वाला दिया है पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए होगा,
कंडीशन सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद रिलेटेड पर्सन में कौन आएंगे, स्पाउस चिल्ड्रेन आ जाएंगे, मैं चिल्ड्रेन नहीं बोला था सॉरी है, बट स्पाउस चिल्ड्रेन आ जाएंगे, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, बट पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर वो डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, होली एंड मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। चिल्ड्रंस एंड स्पाउस आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन में मैं गलत बोला था। उसके बाद है यहाँ पे रोमन रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है विदाउट कंसिडरेशन, बट यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक तो वो डिपेंडेंट नहीं है और दूसरा है यहाँ पे फैमिली पर्पज मीन्स पर्सनल पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है, ठीक है, पतना सब बिजनेस के लिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई नहीं बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर वो टेकन एडवाइस फॉर हिज बिजनेस यूनिट सर्विसेज बाय रोमन ब्रदर स्टिल नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई बिकॉज यहाँ पे वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, रिलेटेड पर्सन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि स्टेट whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule number 2 of the CGST Act। तो पहला है रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, तो शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से रेंटिंग ऑफ या लीजिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज होगा, ये सर्विसेज होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद है goods forming part of business asset are transferred or disposed by or under direction of person carrying on the business whether or not for consideration। तो यहाँ पे अगर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट या परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ पे गुड्स उसको बोलेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सर्विसेज बोलेंगे, ये तो आपको पता है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट, तो ये हम ऊपर वाला पॉइंट में दिख के आए हैं, वो गुड्स होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को 30 क्वेश्चन हमको करना है, बहुत टाइम चला गया है। अजाता शत्रु इंडस्ट्रीज एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ एन एक्टर चंद्रगुप्त टू एक्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय अजाता शत्रु इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त वो आज एक्ट करेंगे एक ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर ड्यूरेशन है एंड द कॉन्ट्रैक्ट फी पेबल टू चंद्रगुप्त फॉर बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर 50 लाख पर annum यहाँ पे 5 ईयर के लिए दिया जाएगा, तो 5 ईयर मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 लाख आ जाएगा या 2.5 करोड़ आ जाएगा, ठीक है, टोटल 5 ईयर के लिए पर ईयर 50 लाख करके। आज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय चंद्रगुप्त बिफोर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो वहाँ पे चंद्रगुप्त को देना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा अजातशत्रु इंडस्ट्री को 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फी रिसिव्ड बाय हिम टिल द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर वो कोई भी यहाँ पे बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 साल से पहले अगर यहाँ पे वो कैंसिल करता है, मीन्स यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट को वो टर्मिनेट करता है तो वहाँ पे उसको 50% जो भी फी रिसीव किया है टिल द डेट ऑफ टर्मिनेशन, तो उसका 50% देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट दी एंड ऑफ द 3rd ईयर चंद्रगुप्त टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विथ अजातशत्रु, तो यहाँ पे 3 साल तक वो रिसीव कर चुका है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है 3 साल तक, वो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक 3 साल तक वो रिसीव कर चुका है, तो 3 साल तक अगर देखें 50 लाख करके वो टोटल 150 लाख यहाँ पे रिसीव कर चुका है, उसका 50% उसको देना पड़ेगा आज पेनल्टी, तो 75 लाख उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम देखे थे टर्मिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे क्या लगेगा, शेड्यूल 2 के हिसाब से उसको सप्लाई सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। अगर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वहाँ पे उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, एंड वो शेड्यूल 2 के हिसाब से उसको हम सप्लाई ऑफ टॉलरेटिंग फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, उसको हम सप्लाई बोलेंगे, एंड टैक्स देना पड़ेगा 75 लाख के ऊपर, ठीक है, 75 लाख के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये 75 लाख के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर सेंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ इयन फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर, तो यहाँ पे नंदीश्वर वो मैन्युफैक्चरर वो सेंड कर रहा है सर्टेन कैटेगरी ऑफ इयन फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर। उसके बाद द जॉब वर्कर अंडरटेक द प्रोसेसिंग वर्क ऑन द यन आज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे जॉब वर्कर वो आज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोसेसिंग कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो रहा है, जो भी जॉब वर्कर वो यूज़ कर रहा है ओन मटेरियल, तो वो कुछ ओन मटेरियल यूज़ कर रहा है तो चलेगा, वो जॉब वर्कर में जो भी वो यूज कर सकता है उसका ओन मटेरियल प्रोसेस ऑफ जॉब वर्क में, ठीक है, अलाउ होता है, एंड उसको हम सप्लाई सर्विसेज मानेंगे एज पर शेड्यूल नंबर 2। सप्लाई सर्विसेज जॉब वर्कर का जो भी वो काम करता है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होता है, तो उसको सप्लाई सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, शेड्यूल 2 के हिसाब से। दी प्रोसेस यन इज सोल्ड बाय नॉन दिस मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली सोल्ड कर सकता है जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से। उसके बाद बैलेंस क्वांटिटी ऑफ यन एंड वेस्ट मटेरियल इज सेंड बैक बाय द जॉब वर्कर टू द नॉन दिस मैन्युफैक्चरर, जो भी बैलेंस क्वांटिटी रह जाता है वो सेंड बैक रिटर्न बैक कर देता है नॉन दिस मैन्युफैक्चरर के पास। उसके बाद जॉब वर्कर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज यूजिंग हिज ओन मटेरियल ऑल्सो इन द प्रोसेसिंग एंड हेंस द सप्लाई टू नॉन दिस मैन्युफैक्चरर इज इन द नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, तो यहाँ पे जो भी जॉब वर्कर वो चाहता है कि वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया है, कुछ मटेरियल यूज किया है, तो यहाँ पे ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया है जो भी ट्रांजेक्शन है।
डू यू एग्री विद द ओपिनियन ऑफ द जॉब वर्कर? आप एग्री कर रहे हैं क्या? नहीं, एग्री नहीं करेंगे, इसको सप्लाई सर्विसेज मानेंगे एज पर शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है। वो मटेरियल यूज कर सकता है, अलाउ है, ठीक है, अलाउ है, वही दिया है शेड्यूल 2 के हिसाब से, उसको सप्लाई सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। आज एन इंसेंटिव अंगद प्राइवेट लिमिटेड पे कर रहा है अमाउंट 75,000 टू इट्स एम्प्लॉयज ओपन अचीविंग। तो यहाँ पे वो इंसेंटिव दे रहा है एम्प्लॉय को 75,000, वो अचीव कर रहा है जो भी सेल्स टारगेट, ठीक है, सेल्स टारगेट वो अचीव कर रहा है, तो इसलिए 75,000 का इंसेंटिव दे रहा है। द इंसेंटिव इज पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एप्लीकेबल टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स आज पर द रिलेवेंट इनकम टैक्स प्रोविजन। तो ये जो इंसेंटिव ये पार्ट ऑफ सैलरी है एंड उसके बाद टीडीएस भी काट चुके हैं आज पर टीडीएस ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजन। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन सच इंसेंटिव पेड टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अंगद प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है कि जीएसटी यहाँ पे अवेलेबल मीन्स नहीं लगेगा वो जो इंसेंटिव के ऊपर। वेदर द व्यू ऑफ द टेकन बाय द अंगद प्राइवेट लिमिटेड सही है क्या? ऑब्वियसली सही है, क्योंकि शेड्यूल 3 में हम देखे थे अगर कोई भी एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज देगा तो वहाँ पे वो नहीं आएगा, जीएसटी में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट सप्लाई में आता है, उसके ऊपर सैलरी में टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंसेंटिव के ऊपर टीडीएस काट चुका है एंड इंसेंटिव आपका सैलरी का पार्ट बन जाता है आज पर एग्रीमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे वो गिफ्ट नहीं मानेंगे, इसको सैलरी मानेंगे, तो सैलरी में जाएगा। अगर गिफ्ट होता तो वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है पर ईयर, तो वहाँ पे जीएसटी लगता है, बट यहाँ पे वो गिफ्ट में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका इंसेंटिव सैलरी में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे वो कॉन्सिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा एंड सप्लाई भी नहीं बनेगा, ठीक है, सप्लाई नहीं बनेगा। तो जो भी वो व्यू लिया है वो करेक्ट है, ठीक है, जो भी व्यू लिया है वो करेक्ट लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। कृष्णा देव इज ए ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे कृष्णा देव वो एक ट्रेडर है इंडिया का बेस्ट। रामकृष्णा ब्रदर ऑफ कृष्णा देव इज लोकेटेड इन द चाइना। तो यहाँ पे रामकृष्णा वो ब्रदर ऑफ कृष्णा देव वो चाइना में है एंड ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। तो वहाँ पे वो एंगेज है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स बिजनेस में। उसके बाद कृष्णा देव प्लेस एन ऑर्डर विथ रामकृष्णा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना। तो यहाँ पे कृष्णा देव वो ऑर्डर देते हैं रामकृष्णा से कुछ आइटम लोकल मार्केट से परचेज करके, क्योंकि इंडिया में चाइना मार्केट बहुत ज़्यादा पहले था डिमांड बट अभी कम हो रहा है। उसके बाद बिफोर दी शिपमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया कृष्णा देव सोल्ड द गुड्स टू क्रिस्टानो एक ट्रेडर लोकेटेड इन ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो शिपमेंट चाइना टू इंडिया आने वाला था तो वहाँ पे वो सोल्ड कर रहा है कृष्णा देव किसको? एक थर्ड पार्टी को सोल्ड कर रहा है, क्रिस्टानो, जो कि आपका ब्राज़ील का है, एक ट्रेडर है। उसके बाद द गुड्स वेयर सब्सिक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू ब्राज़ील। उसके बाद जो भी गुड्स इंडिया आने वाला था वो चाइना टू ब्राज़ील चला गया है। कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्णा देव एंड क्रिस्टानो अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका आ जाएगा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मीन्स ये आपका वहाँ से सेल हो जाता है, ठीक है, वहाँ से सेल हो जाता है। चाइना एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है इंडिया के लिए एंड ये आपका ब्राज़ील भी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा एंड शेड्यूल 3 के हिसाब से उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे एंड टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है, नॉट सप्लाई एंड नॉट लेवेबल टू जीएसटी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? मोहनदास इंटरनेशनल एंटर इनटू ए ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ए वेंडर लोकेटेड इन इटली। तो यहाँ पे जो भी मोहनदास इंटरनेशनल वो क्या कर रहा है? वो एक ट्रांजैक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा है फ्रॉम ए वेंडर, कहाँ पे? इटाली का एक वेंडर है। ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन ए सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स ओपन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ पे मोहनदास इंटरनेशनल उसका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए वो क्लियर नहीं कर पाया इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करके। उसके बाद मोहनदास इंटरनेशनल वो सोल्ड कर दे रहा है गुड्स किसको? राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस को बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे वो मोहनदास इंटरनेशनल ये मेनली क्या कर रहा है? वो सोल्ड कर रहा है राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस को सोल्ड कर रहा है टाइटल ऑफ गुड्स एंडोर्स करके। वाइल द गुड्स वेयर इन दी हाई सी। तो यहाँ पे गुड्स हाई सी में था तो वो उसको सोल्ड कर रहा है। उसके बाद दी एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड दैट मोहनदास इंटरनेशनल सर परचेज बैक द गुड्स इन द फ्यूचर फ्रॉम राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस। तो यहाँ पे एग्रीमेंट उनका है कि फर्दर जब मोहनदास के पास पैसा हो जाएगा तब वो उसको परचेज करके ले आएगा। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अंडर द जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे डिस्कस करिए कि जो भी ट्रांजैक्शन वो जीएसटी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। पहले तो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है, अगर कोई भी आईसी सेल ट्रांजैक्शन तो वो जीएसटी में नहीं लगेगा, क्योंकि वही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आ जाता है। तो यहाँ पे मोहनदास मेनली सेल कर देता है जब वो हाई सी में था, तो इसलिए वो जीएसटी में नहीं लगेगा। प्लस इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे कौन देगा? जो क्लियर करेगा कस्टम हाउस से। तो कस्टम हाउस से जो क्लियर कर रहा है कौन? यहाँ पे राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस क्लियर कर रहा है कस्टम ड्यूटी, वो देगा, ठीक है। पोर्ट से जो भी क्लियर करेगा वो टैक्स देगा। तो यहाँ पे राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस वो टैक्स भरेगा, क्योंकि वो क्लियर कर रहा है गुड्स फ्रॉम दी आपका पोर्ट। अगर वो सब्सिक्वेंटली अगर वो सोल्ड बैक कर देता है तो वहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जैसे होता है ट्रीटमेंट वैसे होगा, यहाँ पे टैक्स भर देगा जो मोहनदास इंटरनेशनल। वो बाद में अगर वो रिटर्न बैक कर देगा तो वहाँ पे डोमेस्टिक सेल ट्रांजैक्शन जैसे होता है तो वहाँ पे वो टैक्स पेमेंट कर देगा, ठीक है, वो टैक्स पेमेंट
कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। मिस्टर जुम्बी एक सप्लायर रजिस्टर इन हैदराबाद तेलंगाना है, ब्रोकर कर रहा है गुड्स फ्रॉम चाइना एंड डायरेक्टली सेल्स सप्लाई दी सेम टू द कस्टमर यूएस। तो यहाँ पे जुम्बी एक सप्लायर रजिस्टर इन हैदराबाद है एंड ब्रोकर कर रहा है गुड्स फ्रॉम चाइना एंड डायरेक्टली उसको सेल कर रहा है कस्टमर यूएसए। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ एग्जामिन वेदर द सेड एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर जुम्बी टू कस्टमर इन यूएसए इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो भी जीएसटी लगेगा, क्या जो भी एक्टिविटी हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय जुम्बी टू कस्टमर इन यूएसए, ठीक है, इफ ही हैज डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये मेनली प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का है, तो शेड्यूल 3 में मेनली कवर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको सप्लाई चैप्टर में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज़ उसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोलेंगे अगर वो शेड्यूल 3 में कवर होता है, ठीक है, कवर होता है। बट यहाँ पे अगर देखें नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को अगर जाएगा तो वहाँ पे वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा एंड उसके ऊपर नहीं लगेगा, टैक्सेस नहीं लगेगा एंड वो नहीं आएगा, आपका सप्लाई में नहीं आएगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 में बन जाएगा, ठीक है, कवर हो जाएगा फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो इसलिए ये सप्लाई में नहीं आएगा, तो इसलिए टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? जी आर लिमिटेड ऑफ जर्मनी सप्लाई कर रहा है लग्जरियस कार वर्थ 1 करोड़ टू इंड लिमिटेड ऑफ इंडिया बिफोर द कार रीच इंडियन पोर्ट बट आफ्टर क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इंड लिमिटेड सेल्स इट टू T1 लिमिटेड बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो यहाँ पे बिफोर वो पहले तो जी आर लिमिटेड जर्मनी वो सेंड कर रहा है लग्जरियस कार किसको? इंड लिमिटेड इंडिया का। वो जो कार वो इंडियन पोर्ट रीच होने से पहले आफ्टर क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर इंड लिमिटेड उसको T1 लिमिटेड को सेल कर रहा है बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद T1 लिमिटेड क्या कर रहा है? वो उसको क्लियर कर रहा है फॉर वेयर हाउसिंग, उसके बाद स्टोर कर रहा है गुड्स इन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में, उसको स्टोर कर दे रहा है। ये मेनली कस्टम का क्वेश्चन है, फिर भी जीएसटी का लिंक है। उसके बाद T1 लिमिटेड वो उसको सेल कर रहा है फ्रॉम वेयर हाउस टू T2 लिमिटेड को सेल कर रहा है एंड T2 लिमिटेड क्लियर कर रहा है सेट कार फ्रॉम द कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। उसके बाद वो क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर करिए फॉलोइंग विथ ब्रीफ रीजन। तो यहाँ पहले तो जीएसटी लेविएबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम जीईआर लिमिटेड बाय इन लिमिटेड। तो पहला जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो जीईआर लिमिटेड सप्लाई कर रहा है इन लिमिटेड को, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंडिया का जब कस्टम जब इंपोर्ट जब कंप्लीट होगा, इंपोर्ट कब कंप्लीट होता है? जब इंपोर्टेशन कंप्लीट होगा व्हेन दी गुड्स बिकम दी पार्ट ऑफ द मास ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। तो यहाँ पे जब वो गुड्स बन जाएगा पार्ट किसका? मास ऑफ कंट्री, इंडिया का पार्ट जब बन जाएगा। बट यहाँ पे तो वो नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो कस्टम टेरिटोरियल वाटर वो क्रॉस किया है, ठीक है। बट यहाँ पे वो कहाँ पे है? कस्टम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी वो क्लियर नहीं हुआ है कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में इज जीएसटी लेविएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय इंड लिमिटेड टू T1 लिमिटेड। तो यहाँ पे भी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि क्लियर कहाँ पे हुआ है? क्लियर हुआ है आपका जो भी T2 लिमिटेड वो उसको क्लियर किया है, तो T2 लिमिटेड ओनली टैक्स देगा, ठीक है। तो थर्ड में दिया है कि T1 लिमिटेड T2 लिमिटेड को जो भी वो सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जब T2 लिमिटेड वो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि इज जीएसटी लेविएबल ऑन क्लियरेंस ऑफ गुड्स बाय T2 लिमिटेड। जब वो क्लियर करता है बॉन्डेड वेयर हाउस से, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे यस, T2 लिमिटेड यहाँ पे जो भी बॉन्डेड वेयर हाउस से क्लियर करेगा, तो वहाँ पे वो बन जाएगा मास ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है डिलीजेंट फोर्स एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है एंड वो ट्रेनिंग कर रहा है मटेरियल ऑफ एप्टीट्यूड क्वेटेंट प्रिंटेड फ्रॉम दुर्गा प्रिंटिंग हाउस से वो प्रिंट कर रहा है एंड प्रिंटिंग प्रेस एक है दुर्गा प्रिंटिंग हाउस। उसके बाद द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द डिलीजेंट फोर्स हु ओन्स द यूसेज राइट्स ऑफ द सेम while the physical inputs including paper used by the printing belong to the दुर्गा प्रिंटिंग हाउस। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है, कंटेंट यहाँ पे रेसिपिएंट दे रहा है, डिलीजेंट फोर्स दे रहा है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे जो भी फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर सब कुछ दे रहा है यहाँ पे प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस। तो हम देखे थे एक क्लैरिफिकेशन था प्रिंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को गुड्स या सर्विसेज मानेंगे, तो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा वो बुक्स या पैम्पलेट जो भी कंटेंट देखना पड़ेगा कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कंटेंट अगर वो रेसिपिएंट प्रोवाइड कर रहा है एंड जो फिजिकल इनपुट मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है मीन्स वहाँ पे मेन जो प्रिंटिंग का जो मेन काम प्रोवाइड कर रहा है कौन? प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई होगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला हुआ है, एक तो कंटेंट मिला हुआ है, दूसरा है फिजिकल इनपुट्स। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा मेन जो ज़्यादा प्रिंसिपल कौन सा है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है रेसिपिएंट, बट जो भी फिजिकल इनपुट्स एंड प्रिंटिंग का काम प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे जो भी सप्लायर है दुर्गा प्रिंटिंग हाउस। तो दुर्गा प्रिंटिंग हाउस यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्योंकि मेन जो काम है प्रिंसिपल सप्लाई है प्रिंटिंग काम। तो इसलिए यहाँ पे वेदर द सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल बाय दी दुर्गा प्रिंटिंग हाउस कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे मेन जो काम अगर देखें प्रिंडोमिनेट लेक्चर या एलिमेंट इज कॉम्पोजिट सप्लाई टू विच
और द सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इज आंसिलियरी। तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे पब्लिशर और द कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट इज द प्रिंसिपल सप्लाई, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल बाय दुर्गा प्रिंटिंग हाउस वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे जो मेन काम है यहाँ मेन प्रिंटिंग का काम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, Sharma Carriers is a goods transport agency engaged in the transportation of goods by road. As per the general business practice, Sharma Carriers also provide intermediary ancillary services like loading, unloading, packing, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट एंड टेम्पररी वेयरहाउसिंग इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस देता है, प्लस उसके साथ वो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट सब कुछ सर्विसेज देता है। विथ रेफरेंस टू दी प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ, एनालिज whether these services are to be treated as part of the GTS services being a composite supply और a mixed supply। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो एक composite supply है, क्योंकि वो मेन जो सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस उसके साथ वो नेचुरली बॉन्डल्ड है, ठीक है, नेचुरली बॉन्डल्ड है। तो composite supply मीन्स वो टू और मोर सप्लाइज बाय टैक्सफुल पर्सन, एंड जहाँ पे नेचुरल बॉन्डल है एंड वन ऑफ व्हिच इज ये प्रिंसिपल सप्लाई है एंड वो ऑर्डिनरी कोर्स में सप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये नेचुरल बॉन्डल है एंड ऑर्डिनरी कोर्स में मेनली ये होता है, एंड तीसरा है यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई है जहाँ पे प्रिंसिपल सर्विसेज या प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे the intermediary ancillary services provided by GTA is not as independent services but an ancillary to the principal services, namely transportation of goods के साथ वो provide करता है। And invoice issued by GTA for providing the said services includes the value of intermediary and ancillary services, उसमें include हो जाएगा, ठीक है, उसमें include हो जाएगा। उसके बाद है any intermediary या ancillary services provided in the transportation of goods by road charges if any such services are included in the invoices, such services would form part of the GTA services and thus a composite supply and not a mixed supply। दो सिंगल प्राइस चार्ज, बट यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो composite सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इंसिडेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड सेपरेट, अगर सर्विसेज हम मानेंगे तो वहाँ बिल अगर सेपरेटली होगा तो उसको हम सेपरेटली चार्ज करना पड़ेगा, तो वो composite सप्लाई नहीं होगा एंड नो सिंगल प्राइस, तो इसलिए वहाँ पे मिक्स सप्लाई भी नहीं होगा। अगर पहले तो बता दिया ये composite सप्लाई है एंड वहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, बट अगर वहाँ पे प्राइस अगर सेपरेटली चार्ज होगा एंड सर्विस अगर सेपरेटली दिया जाएगा तो वहाँ पे सेपरेटली चार्ज करना पड़ेगा, तो वो कंपोजिट सप्लाई में नहीं आएगा एंड मिक्स सप्लाई में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। एक डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। एक होटल प्रोवाइड 4 day 3 night पैकेज वेयर इन फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज प्रोवाइडेड एलॉन्ग विद द रूम अकोमोडेशन। तो ये तो कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि मेन है होटल में स्टे करना है, उसके साथ जो ब्रेकफास्ट एंड डिनर देते हैं वो नेचुरल बॉन्डल है, तो इसलिए ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है। उसके बाद है टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड द स्कीम ऑफ फ्री टूथ ब्रश एलॉन्ग विद द टूथपेस्ट। तो यहाँ पे ये जो टूथपेस्ट कंपनी वो प्रोवाइड कर रहे हैं टूथब्रश, तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है क्योंकि नेचुरल बॉन्डल नहीं है, अलग से भी वो सेल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है, तो यहाँ पे तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये एक मिक्स सप्लाई है, तो ये नेचुरल बॉन्डल नहीं है, तो ये एक कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये मेनली क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, तो इसीलिए इसको दोबारा देखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। सत्यम प्रिंटर इज ए प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो सत्यम प्रिंटर वो रजिस्टर है जीएसटी में एंड ये रिसीव कर रहा है ऑर्डर रिसीव कर रहा है, प्रिंटिंग का ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग का ऑर्डर रिसीव कर रहा है। कितना है 5000 कॉपीज ऑफ बुक्स ऑन योगा एंड मेडिटेशन ऑथर्ड बाय ए वेल नोन योगा गुरु, यहाँ पे ऑथर है, एंड द कंटेंट ऑफ द बुक इज प्रोवाइडेड बाय द योगा गुरु, कंटेंट दे रहे हैं टू सत्यम प्रिंटर एंड इट इज एग्रीड दैट सत्यम प्रिंटर विल यूज इट्स ओन पेपर टू प्रिंट दी सेट बुक्स। तो यहाँ पे ओन पेपर यूज करेगा कौन, ये जो सत्यम प्रिंटर। तो यहाँ पे अगर देखें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है कौन, ये जो ऑथर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पब्लिशिंग हाउस जो भी प्रिंटिंग हाउस है वो सत्यम जो भी प्रिंटर वो मेनली प्रोवाइड कर रहा है फिजिकल यूनिट्स। तो यहाँ पे मेन जो काम है वो मेनली प्रिंटिंग का काम है, तो इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज इसको मानेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन में पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग बुक्स बाय सत्यम प्रिंटर्स अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन प्रिंटिंग सर्विसेज इज 18%, whereas the rate of GST applicable on supply of paper used in the printing books। तो बुक में जो भी प्रिंटिंग पेपर यूज हुआ है वो 12% एंड यहाँ प्रिंटिंग सर्विसेज के ऊपर 18%। तो यहाँ पे ये कंपोजिट सप्लाई है क्लारिफिकेशन के हिसाब से, एंड यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में प्रिंटिंग का काम है जो भी यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई है, एंड सेक्शन नंबर 8 के हिसाब से जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट वो पूरा सप्लाई के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे 18% लगेगा क्योंकि ये प्रिंटिंग सर्विसेज का मानेंगे एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, 18% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18% लगेगा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। In the following cases, based on the information given and the
क्वेरी गिव है योर कमेंट्स ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑन द जीएसटी एंड द रेट क्या रहेगा, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो प्रेस बाजार ऑफर्स ए फ्री बकेट विथ डिटर्जेंट परचेज, इट इज ए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, assuming rate of GST पर डिटर्जेंट इज 28% एंड बॉकेट 18%। तो यहाँ पे बॉकेट एंड डिटर्जेंट दोनों ही दे रहे हैं, बट यहाँ पे बॉकेट एंड डिटर्जेंट अलग से भी सेल हो सकता है, बट यहाँ पे ऑफर के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए अलग अलग रेट है एंड सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है, तो इसलिए यह एक मिक्स सप्लाई है, ठीक है। ये मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं होता है। उसके बाद मिस्टर ए बुकड है राजधानी ट्रेन टिकट विच इंक्लूड्स मील, इट इज़ ए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो राजधानी ट्रेन टिकट के साथ जब मील आता है तो वो तो नेचुरली बंडल होता है, तो इसलिए ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। नेचुरली बंडल है एंड ऑर्डिनरली वो देते हैं, ठीक है। अगर आप एयर कंडीशन टिकट या डिलक्स टिकट अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पे देते हैं। उसके बाद है मिस्टर रॉबी, वो बीइंग ए डीलर इन लैपटॉप सोल्ड ए लैपटॉप बैग एलोंग विद द लैपटॉप टू ए कस्टमर 55,000 का, GST SGST 18% लैपटॉप के ऊपर एंड लैपटॉप बैग का रेट है 28%। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टैक्स लेबिएबल ऑल्सो फाइंड द जीएसटी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे 55,000 का लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग है, मेनली लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग देते हैं, तो ये कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि नेचुरली बॉन्डल है एंड ऑर्डिनरी कोर्स में देते हैं। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है आपका लैपटॉप, तो लैपटॉप का रेट पूरा रहेगा लैपटॉप बैग का रेट के ऊपर, तो 18% रहेगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% 55,000 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू ए स्टॉट फार्म 1,50,000 इज इट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल जीएसटी लेबल। ऑब्वियसली स्टॉट फार्म को अगर रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड देंगे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा एंड जीएसटी भी लग जाएगा, ठीक है, जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद है एक कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड बाय कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केएमसी फॉर रिपेयर ऑफ ए पर्टिकुलर रोड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है केएमसी किसको, मिस्टर बी को, मेसर्स बी को, विथ टर्म्स एंड कंडीशन दैट द एंटायर वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे कंडीशन है कि 30 डेज के अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाउएवर देयर इज ए डिले 10 डेज ऑफ कंप्लीट वर्क, तो यहाँ पे डिले हो रहा है 10 डेज, तो इसलिए केएमसी क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर 1,20,000। तो यहाँ पे वो लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज कर रहा है 1,20,000 द सेम रिकवर्ड फ्रॉम मेसर्स बी लिमिटेड। तो यहाँ पे उसको भी वो रिकवर कर रहे हैं मेसर्स बी लिमिटेड से। एप्लीकेबल रेट ऑफ CGST 9%, SGST 9%, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट है एंड प्रीवियस ईयर टर्नओवर मेसर्स बी लिमिटेड का है 2 करोड़। फाइंड द फॉलोइंग हु इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन व्हाट अमाउंट टोटल टैक्स लाइबिलिटी इफ एनी। तो यहाँ पे टॉलरेटिंग फॉर नॉन परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे जो भी लिक्विडेटेड डैमेज या पेनल्टी लगता है तो उसके ऊपर अप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे एज पर शेड्यूल 2, तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। बट अगर हम गवर्नमेंट को कोई भी पेनल्टी देते हैं फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस के लिए तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन था, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद है मेसर्स एक्स लिमिटेड पेड पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 49 ऑफ द CGST एक्ट 2 लाख टू दी डिपार्टमेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इज इट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। नहीं, डिपार्टमेंट को अगर दे रहा है वही गवर्नमेंट को दे रहा है, अगर टॉलरेटिंग फॉर नॉन परफॉर्मेंस कोई पेनल्टी दे रहा है तो उसके बाद जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है मेसर्स एम एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटर है, इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ फर्नीचर, इट्स ओनर टू के सेट ऑफ फर्नीचर ऑफ फर्निश हिज हाउस परमानेंटली। तो यहाँ पे उसका ओनर कुछ फर्नीचर ले जाता है, विल द ट्रांजैक्शन बी ए सप्लाई इन टर्म्स ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो यहाँ पे वो सप्लाई होगा क्या, अगर परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है एसेट विदाउट कंसिडरेशन तो वहाँ पे उसको सप्लाई मानेंगे, बट आईटीसी अवेल होना चाहिए। बट यहाँ पे आईटीसी के बारे में कुछ हाँ नीचे दिया है, आईटीसी अवेल नहीं हुआ है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन अगर परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल हो जाता है एसेट तो वहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानेंगे, बट आईटीसी अवेल होना चाहिए, बट यहाँ पे आईटीसी अवेल नहीं हुआ है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। टाइम तो लगेगा, क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दिया है कि शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है एंड वो सप्लाई कर रहा है फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। तो पहला एक्सकेवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट ए पर आवर रेट, वो पहला सप्लाई कर रहा है एक्सकेवेटर। उसके बाद मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकेवेटर एट पर डे रेट, तो यहाँ पे मैन पावर उसको चलाने के लिए ऑपरेट करने के लिए वो भी सप्लाई कर रहा है। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेलुएशन एट ए पर सैम्पल रेट के हिसाब से वो भी सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद दी एक्सकावेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट एलोंग विद द ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये जो एक्सकावेटर जो भी मशीनरी है वो ऑपरेटर के साथ ही आएगा, मीन्स ये नेचुरली बॉन्डल है, अलग से नहीं आएगा। सिमिलरली एक्सकावेटर ऑपरेटर आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सकावेटर इज हायर्ड आउट। तो यहाँ पे सिमिलरली एक्सकावेटर कब जाएगा, जब उसका जाएगा कौन, जो भी ऑपरेटर जब जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर एक्सकावेटर के बिना नहीं जा सकते हैं या एक्सकावेटर ऑपरेटर के बिना नहीं जा पाएंगे, मीन्स ये नेचुरली बॉन्डल है एंड ऑर्डिनरी कोर्स में मेनली सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई है एंड मेन काम क्या है, मेन काम है एक्सकावेटर का हायरिंग, जो भी काम है वो मेन काम है, एंड आंसिलियरी है ऑपरेटर जो भी लेंगे। तो यहाँ पे फॉर ए गिवन मंथ द रिसिप्ट क्या है,
एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे दिया है। पहला है हायर चार्जेस ऑफ एक्सावेटर 18 लाख है, एंड सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सावेटर, तो सर्विस चार्जेस ऑफ द मैन पावर है वो है 20,000, एंड सर्विस चार्जेस ऑफ द सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन एट 3 साइड से 2,50,000। तो यहाँ पे ये दोनों का रेट सेम रहेगा, जो भी रहेगा हायर चार्जेस ऑफ एक्सावेटर का रेट। तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे जीएसटी पेबल बाय शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ, अज्यूमिंग दैट जीएसटी रेट दे दिया है हायरिंग आउट ऑफ एक्सावेटर 12%, तो ये पूरा 12% का रेट लगेगा इसके ऊपर। एंड यहाँ पे सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज एंड सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन 18%, तो 18% तो लगेगा अलग से इसके ऊपर, ये 2.5 लाख के ऊपर 18% लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे 18% नहीं लगेगा क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के टाइम प्रिंसिपल सप्लाई का रेट पूरा लगता है। तो कितना होगा कैलकुलेशन करिए, तो टोटल 18 लाख प्लस 20,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 12%, तो ये रहेगा 2,18,400, एंड यहाँ पे रहेगा 2.5 लाख के ऊपर 18%, तो 45,000। तो टोटल अगर करेंगे कितना होगा 2,18,400, तो टोटल आ रहा है 2,63,400, ठीक है। तो यही होगा, यही है। चलो यहाँ पे वही जो मैं समझाया हूँ उसको वर्किंग नोट में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि मिसेस काजल एक रजिस्टर सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान का है, एंड वो मेड फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ जनवरी में वो सब कुछ सर्विसेज सप्लाई की। उसके बाद पहला है सप्लाई ऑफ लैपटॉप एलोंग विद द लैपटॉप बैग कस्टमर ऑफ मुंबई 55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो यहाँ पे टोटल 55,000 का लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग सप्लाई किए हैं। तो पूरा लैपटॉप का रेट रहेगा लैपटॉप बैग एंड लैपटॉप के ऊपर, तो लैपटॉप का रेट ये रहेगा 18% रहेगा, ठीक है। पहला सिचुएशन में 18% रहेगा। उसके बाद है supply of 10,000 kits at 50 each amounting to 5 lakh exclusive of GST to Ram Fancy Store in Kota, Rajasthan. Each kits consist of one hair oil है, one beauty soap है, and one हेयर कॉम्ब है। तो यहाँ पे ये नेचुरली बॉन्डन नहीं है एंड ऑर्डिनरी कोर्स में भी सप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए एक मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई है, यहाँ पे रेट जो भी हायर होगा उसको लेंगे, वन हेयर ऑयल, ब्यूटी सॉप एंड हेयर कॉम्ब। तो हेयर ऑयल ये तीनों का जो भी हायर वाला रेट रहेगा तो 28% रहेगा, ठीक है। 28% रहेगा यहाँ पे पूरा सप्लाई के ऊपर 28%, तो यहाँ पे पहला तो ये रहेगा 18% एंड यहाँ पे रहेगा 28%, ठीक है। उसके बाद है 100 किट्स आर गिवन फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर एंड ऑन रिलेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ मिसेस काजल बर्थडे, तो यहाँ पे फ्री गिफ्ट दे रहा है कस्टमर को, ऑन रिलेटेड कस्टमर को उनकी जो भी बर्थडे में। इच किट कॉन्सिस्ट ऑफ वन हेयर ऑयल वन ब्यूटी सॉप, कॉस्ट ऑफ इच किट इज 35 रुपीज़ एंड ITC नॉट टेकन और गुड्स कंटेंट इन द किट, तो यहाँ पे ITC भी अवेल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे तो एक तो विदाउट कंसिडरेशन है एंड यहाँ पे भी कोई भी ITC अवेल नहीं हुआ है एंड रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई मानेंगे नहीं, ठीक है, सप्लाई ही नहीं मानेंगे, तो रेट भी नील रहेगा और क्या। उसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर फुली डिपेंडेंट ऑन हर फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शन इन इंडोर मध्य प्रदेश, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सेट सर्विसेज 80,000। तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन जो कि डिपेंडेंट है चलेगा, बट यहाँ पे सन्स मैरिज फंक्शन जो कि है यहाँ बिजनेस पर्पज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सप्लाई नहीं मानेंगे, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पर्पज नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 1400 चेयर एंड 100 कूलर हायर आउट फंक्शन गार्डन के लिए अजमेर राजस्थान के लिए 3,30,000 एक्सक्लूसिव ऑफ GST इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर एंड कूलर फ्रॉम मिसेस काजल गोडाउन एट जयपुर टू फंक्शन गार्डन अजमेर के लिए। वहाँ पे वो मेनली 1400 चेयर एंड 100 कूलर वो दे रहे हैं, उनके साथ वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल 3,30,000 प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जिससे मिसेस काजल इज नॉट ए GTA, तो यहाँ पे मिसेस काजल वो एक GTA नहीं है एंड वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड आर एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन चैप्टर के हिसाब से वो एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये मेनली जो भी सर्विसेज दे रहे हैं 3 सर्विसेज दे रहे हैं। पहले तो वो सर्विसेज दे रहे हैं जो भी चेयर एंड कूलर का हायरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, हायरिंग आउट का सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर वो सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वो एग्जिम्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जिम्ट है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो तीनों सर्विसेज है ये कॉम्पोजिट सप्लाई हम आजम्पशन लेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मेन है आपका, जो भी मेन रहेगा आपका प्रिंसिपल सप्लाई, एंड यहाँ पे हायरिंग ऑफ जो भी चेयर एंड कूलर वो आंसिलियरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो भी रेट रहेगा पूरा यहाँ पे कूलर एंड चेयर का हायरिंग चार्जेस के ऊपर भी वही रेट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वो तो एग्जिम्पशन है, बट यहाँ पे रेट अगर देखेंगे तो रेट अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स, तो यहाँ पे 12% लिया है, ये जो मेन यहाँ पे लिया है। यहाँ पे दो अजम्पशन ले सकता है और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो अजम्पशन ले सकते हैं। पहले तो यहाँ पे ये जो अजम्पशन यहाँ पे कौन सा वाला लिया है, यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज
एग्जाम्प्ट है, ठीक है, बट यहाँ पे जो भी चेयर एंड कूलर आर हायर आउट एलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन, इट इज ए कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है, एंड हायरिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स वो प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे अजम्पशन लिया है आपका हायरिंग आउट ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स, ये लिया है प्रिंसिपल सप्लाई, एंड ये लिया है जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया है एंसिलियरी सर्विसेज। तो प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है, तो एंसिलियरी सर्विसेज एग्जेम्पशन होने से कोई फायदा नहीं है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी चेयर ट्रांसपोर्टेशन का जो भी रेट है वो पूरा सप्लाई के ऊपर, ये एक एजम्पशन है। अलग एक एजम्पशन है कि यहाँ पे ये जो चेयर हायरिंग आउट एंड कूलर हायरिंग आउट का अलग से आप टैक्सेबल करा सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अलग से यहाँ पे एग्जाम्पशन करा सकते हैं। दो एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो भी सर्विसेज है वो एंसिलरी सर्विसेज, मेन सर्विसेज है प्रिंसिपल सर्विसेज है हायरिंग आउट का सर्विसेज। तो प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टैक्सेबल है, तो वो 12% लगेगा। जो भी रेट दिया है यहाँ पे 12%, ये एक एजम्पशन है, 12% ले सकते हैं। एंड दूसरा एजम्पशन है कि अलग अलग से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, एंड हायरिंग आउट ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स यहाँ पे टैक्सेबल करा सकते हैं। बट इंस्टीट्यूट पहला एजम्पशन लिया है जहाँ पे वो टैक्सेबल करा है, एंड इसको क्या किया है प्रिंसिपल सप्लाई लेकर, ये हायरिंग आउट ऑफ सर्विसेज को प्रिंसिपल सप्लाई लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेम है, फिर भी यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। मिसेस काजल रजिस्टर सप्लायर ऑफ जॉयपुर राजस्थान हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाई इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ फॉलोइंग सप्लाई किया है, जहाँ पे दिया है कि सप्लाई ऑफ लैपटॉप एलोंग विद द बैग 55,000। तो यहाँ पे रेट तो लगेगा, प्लस यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का पॉइंट भी डाल दिया है। तो यहाँ पे फ्रॉम दी above information compute the GST liability of the CGST SGST IGST, ठीक है, ऑफ मिसेस काजल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे जो भी लैपटॉप का रेट वो लगेगा, कितना लगेगा 18% लगेगा, एंड IGST होगा क्योंकि अलग अलग स्टेट है, 9,900 होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट 50 ईच अमाउंटिंग टू 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ GST टू राम फैंसी स्टोर ऑफ कोटा राजस्थान। ईच किट है 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी शॉप एंड 1 हेयर कॉम्ब है। तो हाइस्ट वाला रेट, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है, तो हाइस्ट वाला रेट जो भी उसी पेज में है, तो उसी पेज में है। तो 28% हम लिए थे ना, पिछले टाइम हम 28% लिए थे, बट यहाँ पे 14% लगेगा क्योंकि एक ही आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो टोटल 5,05,000 के ऊपर। और एक चीज़ है यहाँ पे नोट्स में दिया है अमाउंट, तो हम नोट्स वाला भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे दिया है कि इंटरेस्ट 6,400 है इंक्लूसिव ऑफ GST वॉज कलेक्टेड बाय मिसेस काजल इन जनवरी फ्रॉम राम फैंसी स्टोर कोटा फॉर पेमेंट रिसिव्ड विथ ए डिले 30 डेज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बट इंटरेस्ट में इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो टोटल 6,400 है, उसमें इंक्लूसिव ऑफ GST है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 100 ऊपर करा देंगे, नीचे रखेंगे, कितना रखेंगे, रेट क्या लेंगे यहाँ पे आपका, किसके लिए लिया है, तो 28% हम 128 करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 5,000 आ रहा है एक्चुअल, हम जो भी अमाउंट उसको ऐड करेंगे। पहले तो 5 लाख था, उसके साथ हम इंटरेस्ट को 5,000 जब ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5 लाख प्लस इसको हम नेट ऑफ टैक्स जब किए हैं तो वो आ रहा है 5,000। तो टोटल 5 लाख 5,000 के ऊपर 14% लगा है, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही वही अमाउंट को ज़्यादा डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद 100 किट्स आर गिवन फ्री ऑफ गिफ्ट, जो कि एग्जिम्ट है ऑलरेडी, हम पता है हमको, नील है, एग्जिम्ट हो जाएगा क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज वो ब्रदर को दे रहे हैं, सन्स मैरिज, तो वही फंक्शन एट इंदौर मध्य प्रदेश, ये भी यहाँ पे नील बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद है 1,400 चेयर एंड 100 कूलर हायरिंग आउट फंक्शन गार्डन अजमेर में है, एंड 3,30,000 एक्सक्लूसिव ऑफ GST बट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर एंड कूलर फ्रॉम मिसेस काजल गोडाउन एट जयपुर टू द फंक्शन गार्डन अजमेर। तो यहाँ पे मेनली वो इंक्लूसिव ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ GST किया है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस वो तो एग्जाम्प्ट है, बट यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट एजम्पशन लिया है कि यहाँ पे ये जो हायरिंग आउट ऑफ सर्विसेज ये प्रिंसिपल सर्विसेज है, एंड उसका रेट पूरा लगेगा, सर्विसेज के ऊपर पूरा रेट लगेगा। तो यहाँ पे कितना रेट लगेगा, ये हायरिंग का रेट लगेगा 12% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12% लग जाएगा पूरा सप्लाई के ऊपर, 3,30,000 के ऊपर, हाँ 3,30,000 के ऊपर 6% लगा है, 12% नहीं है क्योंकि ये एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर राजस्थान है, ये भी राजस्थान है, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर, तो इसलिए 6% लगा है, 12% नहीं है, 6% है, ठीक है। उसके बाद है मिसेस काजल पेड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर एंड कूलर टू एन ऑन रजिस्टर्ड
GTA located in the state of Rajasthan at the rate of 20 exclusive of GST for each chair and each cooler के लिए in turn has charged 20 only for each chair and each cooler from function garden for transportation of the same। तो यहाँ पे वो 20 रुपीज़ देना पड़ता है मिसेस काजल को, एंड ये किससे रिसीव किए हैं? ऑन रजिस्टर GTA से, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो एग्जाम्प्ट है, बट यहाँ पे उनको 20 रुपीज़ देना पड़ता है, जहाँ पे लगेगा RCM लगेगा एंड मिसेस काजल को देना पड़ेगा, RCM में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, RCM में टैक्स देना पड़ेगा। ये जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर GTA कहाँ का ऑन रजिस्टर है, तो यहाँ पे 2.5% लगेगा, ठीक है, 30,000 के ऊपर, क्योंकि टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे चेयर एंड कूलर मिलकर कितना हो रहा है, चेयर एंड कूलर मिलकर 1500 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30,000 के ऊपर उनको RCM में टैक्स भरना पड़ेगा 2.5%, ठीक है, 2.5% RCM में टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में है, तो यहाँ पे ये है 30,000 के ऊपर 2.5% में टैक्स देना पड़ेगा, CGST SGST, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? सेम दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 सेम दिया है, रेट पूछा है ओनली, सेम आज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जैसा है, बहुत सारा आगे भी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया है। जसकरण एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली है एंड वो मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ जनवरी में दिया है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे अमाउंट दे दिया है। अमाउंट क्या है? एक्सक्लूसिव ऑफ GST। तो पहला दिया है सप्लाई ऑफ 20,000 पैकेट्स एट 30 इज टू सुखीजा गिफ्ट्स ऑफ इन पंजाब, ईच पैकेट कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बॉटल एंड एक पैकेट ऑफ टॉय बैलून्स। तो यहाँ पे मेनली ये जो 2 चॉकलेट एंड फ्रूट जूस एंड टॉय बैलून्स जो भी उसमें है वो नेचुरली बॉन्डन नहीं है, अलग अलग से भी सप्लाई हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वो एक मिक्स सप्लाई है एंड हाइस्ट रेट लगेगा, ठीक है, हाइस्ट रेट लगेगा। तो यहाँ पे रेट क्या रहेगा हाइस्ट? क्या क्या है? चॉकलेट है, फ्रूट जूस है एंड टॉय बैलून्स है, तो ये तीनों में हाइस्ट वाला। एंड यहाँ पे सप्लायर रेसिडेंट कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, एंड ये कहाँ पे है? ये आपका पंजाब में है, तो यहाँ पे IGST लगेगा, हाइस्ट वाला रेट 18% लगेगा, ठीक है, 18% लगेगा। उसके बाद है सेकेंड वाला पॉइंट। उसके बाद यह है कि यहाँ पे 10 जनरेटर हायरिंग आउट, एंड यहाँ पे पेनल्टी भी है, पेनल्टी 10,000 वाज कलेक्टेड फ्रॉम सुखीजा गिफ्ट्स फॉर द पेमेंट रिसिप्ट फॉर डिले 10 डेज। तो यहाँ पे 10,000 का वो मेनली इसके साथ है, टोटल 6 लाख, उसके साथ 10,000 का पेनल्टी रिसीव हुआ है, ठीक है, पेनल्टी रिसीव हुआ है, बट वो जो पेनल्टी के साथ इंक्लूसिव ऑफ GST है, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST हम अजम्पशन लेते हैं, तो 10,000 को हमको एक्सक्लूसिव ऑफ GST करना पड़ेगा, ऊपर रखेंगे 100, नीचे रखेंगे 118 रुपीज़। तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइड हो जाएगा 118 रुपीज़, तो ये आ रहा है 8,475, ठीक है। तो एक तो प्लस 6 लाख, तो टोटल आ जाएगा वैल्यू 6,08,475। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट लिया है ना, ये अमाउंट वहीं से लिया है, ठीक है, नोट भी दिया है बट हम यहीं से सॉल्व कर लिए हैं। 10 जनरेटर हायरिंग आउट टू Morarji Banquet Hall, Chandigarh, including of cost of transporting the generator, rupees 1,000 for each generator from Jaskaran warehouse to the Morarji Banquet Hall। तो यहाँ पे टोटल ये हायरिंग आउट कितना कर रहे हैं? हायरिंग आउट कर रहे हैं इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे मेन जो सर्विसेज है हायरिंग आउट का, जो भी सर्विसेज है, तो हायरिंग आउट का सर्विसेज, क्योंकि ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई है एंड प्रिंसिपल सप्लाई है हायरिंग आउट का सर्विसेज, तो हायरिंग आउट का सर्विसेज, एंड यहाँ पे रेसिडेंट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ मीन्स यहाँ पे लगेगा सर्विसेज ऑफ रेंटिंग एंड रेंटिंग ऑफ जनरेटर, ये वाला 18% लगेगा, ठीक है, 18% लगेगा, ये 18%, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है? 500 packages each consisting of 1 chocolate, 1 fruit juice bottle given free of cost to Delhi customer on the occasion of Diwali, and cost of each package 12 rupees है, but open market value of such package of goods and the goods like kind and quality is not available, ITC has not taken on the item content in the package। तो यहाँ पे ये मेनली 500 पैकेज दे रहे हैं, 1 चॉकलेट 1 फ्रूट जूस बॉटल दे रहा है फ्री ऑफ गिफ्ट, किसको? दिल्ली कस्टमर को, ऑन दी ओकेजन ऑफ दिवाली, ठीक है, तो दिवाली में दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ही नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे क्योंकि नील है एंड यहाँ पे कोई भी
रिलेटेड पर्सन नहीं है, एंड यहाँ पे बिजनेस पर्पज भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट कंसिडरेशन। उसके बाद है कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एल्डर ब्रदर बिजनेस। एल्डर ब्रदर बिजनेस इनॉग्रल फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज 55,000 है, बट ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज एंड सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे कैटरिंग सर्विसेज ब्रदर को दे रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए। तो एक तो एल्डर ब्रदर हम यहाँ पे आजमसन लेंगे कि वो डिपेंडेंट है, एंड दूसरा है यहाँ पे बिजनेस पर्पज के लिए है, जो भी बिजनेस इनॉग्रल फंक्शन के लिए है, एंड यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे आजम्पशन ओनली एक ही लेंगे, जो भी एल्डर ब्रदर है वो डिपेंडेंट है। दिया है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? नहीं दिया है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई मानेंगे, बट सप्लाई का वैल्यू क्या लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, एंड लाइक काइंड एंड क्वालिटी नहीं है, मीन्स रूल नंबर 27 वैल्यूएशन का नहीं जाएगा, रूल नंबर 29 जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 29 जाएगा, जहाँ पे हम लेंगे 110% लेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू 110% लेंगे उसका वैल्यू। तो कितना होगा? 60,500 उसका वैल्यू बन जाएगा, ठीक है, वैल्यू बन जाएगा। और क्या दिया है यहाँ पे? उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और क्या जीएसटी कितना लगेगा? एंड यहाँ पे दिल्ली के अंडर है तो 9% से जीएसटी लगेगा। उसके बाद दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी, जो भी सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी जस्ट करन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड हेल्प विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ये पॉइंट तो हो गया। लास्ट यहाँ पे दिया है कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द जनरेटर फ्रॉम जस्करन वेयर हाउस टू द कस्टमर प्रीमाइसेस इज अरेंज बाय जस्करन थ्रू ए जीटीए हु पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। तो यहाँ पे जीटीए जो भी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे यूज हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ पे यूज हुआ है जनरेटर के लिए, तो वहाँ पे ये जो जनरेटर के लिए जस्करन एक जीटीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड वो जीटीए दे रहा है 12%। तो जहाँ पे जीटीए 12% में टैक्सेस दे देगा, तो वहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, वहाँ पे एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एंड वो जीटीए देगा। तो जीटीए अगर दे देता है तो उसका ट्रांजैक्शन में वो रिकॉर्ड होगा, एंड उसका ट्रीटमेंट वो करेगा, एंड यहाँ पे जस्करन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स। तो पॉलीबुटिलीन feedstock and liquefied petroleum gas LPG sent through pipeline on 1st July 2023 to manufacturer Mr. A। तो यहाँ पे 5000 लीटर का वो मेनली LPG सेंड कर रहा है पाइपलाइन में टू मैन्युफैक्चरर ए। कौन सप्लाई कर रहा है? यहाँ पे सप्लायर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एंड यहाँ पे रेसिपेंट है मिस्टर ए। 5000 लीटर का वो दे रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर मिस्टर ए वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है propylene or D-butyl para cresol and polyisobutylene from feedstock and LPG that is 17% and confirm his acceptance on 20 जुलाई 2023। मेनली ये 5000 लीटर का LPG दिया था, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो भी उसका एक्सट्रैक्शन वो 850 लीटर का वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। बैलेंस जो भी रिटर्न कर देता है, ठीक है, बैलेंस जो भी 4150 लीटर रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? 850 लीटर के ऊपर लगेगा या टोटल 5000 लीटर के ऊपर लगेगा? तो हम एक क्लैरिफिकेशन पढ़े थे, जब एलपीजी जो भी आता है तो वहाँ पे एलपीजी नेट प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, या नेट जो भी एक्सट्रैक्शन के ऊपर लगता है, या ग्रॉस एक्सट्रैक्शन ग्रॉस जो भी सेंड करता है उसके ऊपर लगता है। तो वो क्लैरिफिकेशन में हम देखे थे, तो जो भी नेट क्वांटिटी है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है, नेट क्वांटिटी के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट क्वांटिटी के ऊपर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि वेदर क्रेडिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू होगा क्या? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग जब गया था तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए ये डिलीवरी चालान के थ्रू यहाँ पे इशू होगा, ठीक है, डिलीवरी चालान के थ्रू इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे यूए बिल नहीं लगेगा। यूए बिल मेनली आपका लगता है, ये यूए बिल का जो भी एक्सेप्शन में आता है, एलपीजी एक्सेप्शन में आता है, तो इसलिए यहाँ पे एक चालान इशू होगा, डिलीवरी चालान इशू होगा। उसके बाद आपका जब 850 लीटर जब होगा तो वहाँ पे एक्चुअली सप्लाई होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका एक्चुअली क्या इशू होगा? यहाँ पे आपका टैक्स इनवॉइस इशू होगा, ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू होगा। तो यहाँ पे टोटल के ऊपर डिलीवरी चालान इशू होता है, एंड जो भी 850 लीटर के ऊपर टैक्स इनवॉइस इशू होगा, बैलेंस इसके ऊपर कोई भी क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा, एंड यहाँ पे यूए बिल भी नहीं लगेगा। तो वही पूछा है यहाँ पे क्या इशू होगा? तो यहाँ पे चालान इशू होगा 5000 लीटर के ऊपर, एंड इनवॉइस इशू होगा 850 लीटर के ऊपर, एंड यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा, ठीक है, क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे है, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या दिया है? विमला ट्रांसपोर्ट्स एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फार्म बेस्ड एट चेन्नई इज रनिंग ए रेगुलर टूरिस्ट बस रनिंग कर रहा है कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु इन कर्नाटका स्टेट एंड त्रिवेंद्रम इन केरला स्टेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 5 सितंबर 2023। तो यहाँ पे विमला ट्रांसपोर्ट्स एंड कंपनी वो एक पार्टनरशिप फार्म है, एंड वो चेन्नई में है, एंड वो रनिंग कर रहा है रेगुलर टूरिस्ट बस सर्विसेज कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स चेन्नई टू बेंगलोर, जो कि कर्नाटका में है, एंड त्रिवेंद्रम केरला, मीन्स ये चेन्नई से तमिलनाडु से जाता है कर्नाटका, एंड केरला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर करता है। एंड द फार्म वांट्स टू नो वेदर सच इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस कैरिंग गुड्स और पैसेंजर बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified under section number 25 subsection 4 of the CGST Act
एक्सेप्ट इन केस ऑफ सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई फॉर द सेम कन्वेंस इज कमिंग अंडर जीएसटी। नहीं, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन आया था, अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होगा बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर और आपका वेरियस मोड्स ऑफ फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसी को पॉइंट दिया है। पहले यहाँ पे दे दिया है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट देखते हैं 20 लाख। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। उसके बाद ये पॉइंट में दिया है कि शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो कि एक आया था नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे बोला है कि उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स नहीं बोलेंगे, मीन्स इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज बिटवीन इंट्रास्टेट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच इन सेम स्टेट। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, अगर इंट्रास्टेट हेड ऑफिस टू ब्रांच होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अगर इंट्रास्टेट हेड ऑफिस टू ब्रांच होगा तो वहाँ पे अगर एक ही स्टेट के अंदर होंगे दोनों, तो अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा तो दोनों को हम डिस्टिंक्ट पर्सन डिम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे एंड सप्लाई मानेंगे एंड सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर वो एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना तो वहाँ पे सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वहाँ पे डिम डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगे एंड वहाँ पे सप्लाई बनेंगे, टैक्स देंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर वो एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे तो सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद अगर इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर करेंगे हेड ऑफिस टू ब्रांच डिफरेंट स्टेट है सेम सप्लायर का जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा क्या, ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा क्योंकि अलग अलग स्टेट है। ठीक है, ये है आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि Power Engineering Private Limited, registered supplier, is engaged in providing export maintenance and repair services for large power plant that are in the nature of immovable property के लिए वो मेनली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सिचुएटेड ऑल ओवर इंडिया में सिचुएटेड है। द कंपनी आज इट्स हेड ऑफिस कहाँ पे है, कर्नाटका में है, बेंगलुरु में है एंड ब्रांच ऑफिस अदर स्टेट में है एंड वर्क कैसे डाउन कर रहा है, फॉलोइंग मैनर में वो काम करता है। ये सब स्टोरी मेनली दिया है। द कंपनी सेल्फ कॉन्टेंट मोबाइल वर्क स्पेस विच आर कंटेनर ट्रक्स फिटेड आउट फॉर कैरिंग ऑफ रिपेयर के लिए सेल्फ कंटेंट मोबाइल वर्कशॉप है, ट्रक में कंटेंट है जहाँ पे वो रिपेयर कर सकते हैं एंड दी ट्रक्स आर इक्विप्ड विथ आइटम लाइक रिपेयर इक्विपमेंट कंज्यूमेबल्स टूल्स पार्ट्स एंड हैंडल ए वाइड वेराइटी ऑफ रिपेयर वर्क। तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है जो कि रिपेयर कर सकता है, वाइड वेराइटी ऑफ रिपेयर कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयर कर सकता है, जो कि हम ये ऊपर वाला क्लैरिफिकेशन देख के आए हैं उसके ऊपर ही है ये क्वेश्चन। उसके बाद द ट्रक इज सेंड टू द क्लाइंट लोकेशन फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क। तो वो ट्रक क्लाइंट लोकेशन को जाता है रिपेयर करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द रिपेयर टू बी डन द इक्विपमेंट कंज्यूमेबल्स टूल्स आर यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ सच आइटम कैरिड इन द स्टॉक। तो जो भी रिपेयर के ऊपर डिपेंड करता है तो उस हिसाब से वो ट्रक का जो भी इक्विपमेंट सब कुछ यूज होता है, जो भी पार्ट्स टूल्स सब कुछ यूज होता है। उसके बाद है इन सम केसेस ए स्टैंड एलोन मशीन इज ऑल्सो सेंट टू क्लाइंट प्रीमाइसेस इन सच ट्रक फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क। कुछ सिचुएशन में स्टैंड एलोन मशीन भी जा सकता है फॉर क्लाइंट लोकेशन रिपेयर वर्क के लिए। उसके बाद दी customer is billed after the completion of the repair work depending upon the nature of work and actual quantity of consumables parts used in the repair work। तो यहाँ पे एक्चुअली बिलिंग कब होता है, जब रिपेयर खत्म होने के बाद बिलिंग होता है, क्योंकि डिपेंड करता है क्या क्या पार्ट्स यूज हुआ है, टूल्स यूज हुआ है, कंज्यूमेबल्स यूज हुआ है, कैसे रिपेयर हुआ है, नेचर क्या है, तो इसी हिसाब से बिलिंग होता है काम करने के बाद। समटाइम्स the truck is sent to the company own location in other state from where it is further sent to the client location for repair। तो यहाँ पे जो भी ओन लोकेशन है उसका जो भी ब्रांच है उससे क्लाइंट लोकेशन को भी ट्रक जाता है। तो वर्कआउट करना पड़ेगा जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड बैंगलोर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट डिस्क्राइब एंड रीड विद द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है एंड यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया। तो पहले ट्रक सेंड टू द ओन लोकेशन इन तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु को जाता है, अलग स्टेट को जाता है। वैल्यू कंटेंट इन दी ट्रक, तो यहाँ पे वैल्यू कंटेंट इन ट्रक में वो ओन लोकेशन को जाता है। तो यहाँ पे कुछ आइटम कंटेंट है ट्रक में, तो जो भी आइटम है 3 लाख है तो वहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये आपका मेनली आ जाता है इंटरस्टेट मूवमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा एंड उसके ऊपर जीएसटी जो भी रेट है, रेट क्या है यहाँ पे, आइटम्स यूज फॉर रिपेयर, तो 12% यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये अलग स्टेट को, एक स्टेट से अलग स्टेट को जाता है एंड यहाँ पे उनका जो भी ओन ब्रांच है। ठीक है, ओन ब्रांच मीन्स रिलेटेड पर्सन के बिटवीन होता है, बट यहाँ पे जो भी आइटम जाता है, तो आइटम अगर जाएगा तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसे क्लारिफिकेशन में नहीं देखे थे। क्लारिफिकेशन में देखे थे अगर ट्रक जाएगा, दूसरा है अगर वो जाएगा, क्या जाएगा, आपका जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम होगा वो उसमें देखे थे। बट यहाँ पे हम कोई भी आइटम अगर यूज होता है तो वो तो नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, आइटम जो भी कंटेंट है ट्रक में उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा 12%। उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रक, तो वैल्यू ऑफ ट्रक हम देखे थे, क्लारिफिकेशन में दिया था, अगर जो भी
मूवमेंट होता है, इंटरस्टेट मूवमेंट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पर्सन, जो भी वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस के थ्रू अगर जाता है, तो यहाँ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस वैल्यू ऑफ ट्रक जाता है तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बिटवीन है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ ट्रक उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 12% करके। अगर यहीं पे हम देख लेते हैं तो 12% अगर देखेंगे तो 36,000 आ जाएगा, ठीक है, 36,000 आ जाएगा। एंड इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक स्टेट से अलग स्टेट को इंटरस्टेट मूवमेंट बिटवीन डिम डिस्टिंग पर्सन के बिटवीन होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड में दिया है कि ट्रक सेंड टू द क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु फॉर कैरिंग आउट, मीन्स ये कर्नाटका का है, तमिलनाडु अलग स्टेट, बट क्लाइंट लोकेशन मीन्स ब्रांच नहीं है। ब्रांच अगर होता ओन लोकेशन होता, क्लाइंट लोकेशन मीन्स अलग जगह को जा रहा है रिपेयर के लिए। स्टैंड एलोन मशीन इज ऑल्सो सेंड टू द ट्रक टू क्लाइंट लोकेशन पर रिपेयर के लिए जा रहा है। तो वैल्यू ऑफ कॉन्टेंट कितना है, 2,85,000 वैल्यू कॉन्टेंट इन द ट्रक है। एंड वैल्यू स्टैंड एलोन मशीन है 4 लाख, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ ट्रक 20 लाख है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रक 20 लाख। उसके बाद बिलिंग फॉर रिपेयर टू बी डन आफ्टर डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम यूज, तो बिलिंग आफ्टर होगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे बिलिंग आफ्टर मीन्स अभी कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, बाद में पेमेंट होगा। तो जब बाद में पेमेंट होगा तो वहाँ पे कंसिडरेशन जाएगा ना, बट अभी तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं गया है। तो विदाउट कंसिडरेशन अगर हम अलग स्टेट को जाता है एंड यहाँ पे कोई भी रिलेटेड पर्सन नहीं है विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे तो सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ये सब कुछ को हम यहाँ पे सप्लाई ही नहीं मानेंगे क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है, तो सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन एंड ब्रांच को नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, अलग लोकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है, सप्लाई नहीं मानेंगे। नील बाद में जब पेमेंट करेगा तब भी टैक्सेबल होगा, ठीक है, बाद में जब पेमेंट करेगा तब भी टैक्सेबल होगा। और एक बात है यहाँ पे जब टैक्सेबल होगा तभी हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, ठीक है, जब टैक्सेबल होगा तभी हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। अगर वो टैक्सेबल नहीं होगा तो वहाँ पे डिलीवरी चालान इशू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डीसी डिलीवरी चालान इशू करेंगे एंड यहाँ पे भी डिलीवरी चालान इशू करेंगे। जहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा तो वहाँ पे डिलीवरी चालान, जहाँ पे टैक्सेबल होता है तो वहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, ठीक है, टैक्स इनवॉइस वहाँ पे इशू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रक सेंड कर रहे हैं टू क्लाइंट लोकेशन कर्नाटका, मीन्स एक ही स्टेट के अंदर वो सेंड कर रहे हैं। ये था तमिलनाडु, बट ये कर्नाटका एक ही स्टेट के अंदर पर कैरिंग आउट है नहीं रिपेयर के लिए दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ आइटम कॉन्टेंट इन द ट्रक 1,06,000 है एंड वैल्यू ऑफ ट्रक है 20 लाख। बिलिंग फॉर द रिपेयर टू बी डन आफ्टर व्हाट्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम यूज, तो यहाँ बिलिंग भी बाद में होगा, जब बिलिंग बाद में होगा, जब पेमेंट होगा तभी एक्चुअली हम कंसिडरेशन देखें, बट अभी तो कोई भी कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो कंसिडरेशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा एंड यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी में इंटरेस्ट रेट है, बट यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बाद में जब पेमेंट होगा तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा, तो यहाँ पे डिलीवरी चालान इशू होगा क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। उसके बाद है इनवॉइस रेट्स फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के लिए जो भी रिपेयर वर्क ये पॉइंट के लिए जो भी कैरिड आउट हुआ था, तो वहाँ पे इनवॉइस इशू हो रहा है। जो भी वर्क डाउन हुआ था 70 लाख, तो 70 लाख के ऊपर इनवॉइस इशू हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली इनवॉइस इशू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लगेगा टैक्सेस कितना लगेगा, तो रिपेयर वर्क के लिए, तो रिपेयर वर्क के लिए यहाँ पे लगेगा रेट, देखते हैं क्या है, तो रेट लगेगा, तमिलनाडु है तो 18% लगेगा, ठीक है, तो 18% लगेगा आईजीएसटी के लिए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, है कि इनवॉइस रेज फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट कर्नाटका इंक्लूडिंग इनवॉइस फॉर रिपेयर वर्क डन इन सी, तो सी मीन्स कर्नाटका के लिए जो भी रिपेयर वर्क हुआ था तो वहाँ पे 12 लाख के ऊपर लगेगा। रेट कितना रहेगा, तो रेट रहेगा 9%, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तो 9%, ठीक है। तो यही है, बट आपको थोड़ा ये नोट्स के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा है, बट जो भी मैं बोला हूँ उसको अगर एक बार दो बार सुनोगे तो आपका पूरा प्रोविजन भी याद हो जाएगा, ठीक है, प्रोविजन पूरा याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम देखे थे, देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया है, मिस्टर हाफी आज ए ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड एट ए प्राइम लोकेशन इन मुंबई महाराष्ट्र, तो यहाँ पे मिस्टर हाफी का एक ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि मुंबई का प्राइम लोकेशन पर है। तो यहाँ पे वो लेट आउट किए थे फर्स्ट सेकंड फ्लोर मिस्टर पीस को फॉर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए इन अप्रैल। मिस्टर पीस को वो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए रेंट में लेट आउट दिए थे। मिस्टर पीस उसको वो सरेंडर कर रहा है उसका जो भी टेनेसी राइट्स टू मिस्टर सेरेन, सेरेन को दे रहे हैं फॉर टेनेसी प्रीमियम के लिए, टेनेसी प्रीमियम के लिए दे रहे हैं सेरेन को, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात है, पहले हापी दे रहा है पीस को रेंट में लेट आउट में, मिस्टर पीस वो सेरेन को यहाँ पे टेनेसी राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख ऑन 1 जून। मिस्टर सेरेन ऑल्सो पेड द एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेसी राइट्स। मोर ऑफर मिस्टर सेरेन has agreed to pay a monthly rent 1 lakh to the
हाफी फ्रॉम जून, डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी। तो यहाँ पे जो 10 लाख है ना, ये टेनेंसी राइट्स आपका आ जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्योंकि टेनेंसी राइट्स आपका आता है जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे टेनेंसी राइट्स में आपका आ जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। एंड ये टैक्स कौन देगा? मिस्टर पीस, ठीक है, मिस्टर पीस यहाँ पे टैक्स देगा। एंड यहाँ पे जो 1 लाख, ये 1 लाख जो मिस्टर हाफी को देंगे मिस्टर सेरेन, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम एग्जाम्शन चैप्टर में पढ़े थे, अगर हम कोई भी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डुएलिंग फॉर यूज एज ए रेसिडेंस, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो ये 1 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 10 लाख के ऊपर यहाँ पे मिस्टर पीस वो टैक्स भरेंगे, ठीक है, मिस्टर पीस यहाँ पे टैक्स भरेंगे 10 लाख के ऊपर। तो यहाँ पे वही दिया है, tenancy premium 10 lakh received by Mr. Peace surrendering his tenancy rights to Mr. Seren is liable to GST। एंड यहाँ पे जो 1 लाख है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मंथली रेंट वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेसिडेंस इज एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे आपका पूरा सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन था, आज स्टार्टिंग की है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि समझाना था कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे आपका क्वेश्चन आंसर। हम ट्राई करेंगे 25 डेज के अंदर कंप्लीट करने के लिए। एंड ये जो बुक अगर आपको चाहिए तो हमारा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, एंड वहाँ पर भी जीएसटी जो भी बुक्स है वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही वीडियो सब कुछ हम डाल रहे हैं। बहुत सारा टीचर इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको न्यू सिलेबस में स्टूडेंट को पढ़ाना है एंड स्टूडेंट को सब कुछ लेना है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस तो खत्म हो रहा है ना, तो ओल्ड सिलेबस को कौन पूछेगा? अभी कोई नहीं पूछता है, तो इसलिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको पास कराने का हमारा जो मेन मोटिव है वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आपको एग्जाम्शन लाना है, मेरे लिए आपको एग्जाम्शन लाना है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड के साथ। ये क्वेश्चन बैंक को आप शेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक्चुअली नहीं जाता है स्टूडेंट के पास, एंड जो भी सब क्वेश्चन बैंक है वो तो सब कुछ आपको पता होगा, अमेंडेड नहीं होगा और वही होगा, हाईलाइटेड नहीं होगा। तो आप इसको शेयर करिए फ्रेंड के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।